हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हालचाल है आप सभी के? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे लिम्का के साथ में अपने नए चैप्टर की, जिसका नाम है, क्या नाम है बेटा? जिसका नाम है क्या, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं मैं? आरसीसी। आरसीसी पढ़ेंगे आज हम लोग। ठीक है, आरसीसी में हम लोग बीम डिजाइनिंग को पढ़ेंगे। अरे वो क्या मिक्स हो रखा है, क्योंकि सुबह चल रहा है बेटा एक और बैच है, उसमें अलग सब्जेक्ट चल रहा है, शाम को अलग चल रहा है, रात को अलग चल रहा, दोपहर में अलग चल रहा है, जीवन में कुछ अलग ही चल रहा है। तो ये सब जो है मिक्सअप हो जाता है। पर आप टेंशन मत लो, मैं जब पढ़ाऊंगा तो मुझे याद रहता है कि हाँ अब आरसीसी पढ़ाना है। तो मैंने अपने अंदर जो बटन लगा रखे हैं 4-5, जैसे आरसीसी पढ़ाना होता है तो आरसीसी वाले बटन को ऑन कर देता हूं और फ्लूइड और बीएमसी वाले को ऑफ कर देता हूं। चलिए पिलाओगे सर जी? हाँ बिल्कुल। मुंह बेटा ऐसे मुंह खोलो, जल्दी से पिला देते हैं। थोड़ा जूम करवा दूं कैमरे को। राजस्थान चंबल से प्रणाम। वाह, है राजस्थान में पानी है? ये टेस्ट शो नहीं हो रहा है, कल के टेस्ट भी नहीं हो रहा है, पता नहीं बेटा, देखना पड़ेगा। होता है। चलो भैया, तो शुरुआत करते हैं रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट की। लास्ट वाली क्लास में क्या क्या पढ़े थे बता दें एक बार। सर लास्ट वाली क्लास में आपने हमें अजम्पशंस पढ़ाए थे। अच्छा, अजम्पशंस क्या कहते हैं? और अब तुमको आईएस कोड भी दे रहा हूं तो मजा ही आ रहा होगा पढ़ने में। ठीक है, चलिए तो एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर अपने लिए सुपर जोश और जुनून रहना चाहिए। आप लोगों को पता ही है, लाल गुलाबी हरे नीले पीले दिल जो है वो आ जाने चाहिए कमेंट सेक्शन के अंदर। उसके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे अपनी आज की क्लास की। और आज की क्लास बहुत ही सुपर रहने वाली है। आप 1 मिनट लेट हो उसके लिए मैं तुमको 1 मिनट ऊपर पढ़ा के जाऊंगा। ठीक है, चलिए। राजस्थान को समझ रखा है क्या? अरे नाम भी नहीं लेता मैं इसका। ठीक है, चलो। अरे नहीं, तुम कहां तुलना कर रहे हो? मैं तो राजस्थान ही रहा हूं बेटा अपने मोस्ट ऑफ द जीवन में। आई लव राजस्थान। आईएस कोड समझा दो। अरे आईएस कोड ही तो चल रहा है बाबू, क्या कह रहा है ये? आईएस कोड समझ आ रहा है? अच्छा समझ आ रहा है अब। ओके ओके ओके। अरे वही तो शुरुआत हुई है, पूरा समझ में आएगा। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सर आपने हमें ये कहा, पहली अजम्पशन कहती है कि ऐसे सेक्शन नॉर्मल टू द एक्सिस, कोई भी सेक्शन जो बेंडिंग से पहले प्लेन था वो बेंडिंग के बाद भी प्लेन रहता है, हालांकि वो टिल्ट हो जाता है किसी भी एंगल पे, लेकिन उस जगह पे स्ट्रेन लीनियरली वेरी करती है। और इससे हमने स्ट्रेन डायग्राम को बनाना सीखा। फोन वोन को सबको साइड में रख देता हूं, एकदम फुल जोश में पढ़ेंगे, एकदम फुल अटेंटिव वे में। ठीक है, चलिए दूसरा सर आपने ये कहा कि मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन की वैल्यू कंक्रीट के अंदर अंडर फ्लेक्सर 0.0035 से ज्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज स्ट्रक्चर में क्रैक्स आ जाएंगे। स्ट्रक्चर में जो कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो एफसी के होती है, जो एक्चुअल स्ट्रेंथ होती है वो 0.67 एफसी के, और जो डिजाइन स्ट्रेंथ होती है वो 0.45 एफसी के होती है। और मैक्सिमम स्ट्रेन की वैल्यू ये होती है, और प्रूफ स्ट्रेन की वैल्यू 0.002। इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। सर वॉइस नहीं आ रहा, एक बार वॉइस चेक करना, वॉइस देखना एक बार। अरे चेक करो, आ रहा है क्या भाई वॉइस की? वैसे ही माहौल बना रहे हो। घनराज देशमुख, अरे बाबू ऐसे मत करो। चलो अब थोड़ा समझते हैं इसके बारे में। तो मैंने आप लोगों को बताया कि भाई देखो मैक्सिमम स्ट्रेन की वैल्यू कितनी है। फिर उसके बाद हमने कुछ रफ वर्क भी बताया कि ऐसा हम क्यों मान रहे हैं, 0.67 क्यों मान रहे हैं, आईएस कोड में भी बता दिया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट आया कि स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम जो होता है वो 0.002 से लेकर यहां से लेकर के 0.002 तक तो आपके पास में पैराबोलिक है, और उसके बाद में यहां तक आपका ये रेक्टेंगल है। फिर ये डायग्राम से मैंने बता दी थी आपको। देन उसके बाद कहा कि भाई जितने भी टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं उन सभी की जिम्मेदारी किसको दी गई है? स्टील को दी गई। सर कंक्रीट का उससे कोई लेना देना नहीं है, मतलब कि टेंशन साइड में जो कंक्रीट है हमें उसको पूरी तरीके से इग्नोर करना है। उसकी वजह से ना तो स्ट्रेस कैलकुलेशन होगा और ना ही उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को कंसीडर किया जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि अगर ये तो एक तो हमने कंक्रीट की बात करी 0.0035, लेकिन मैक्सिमम स्ट्रेन इन द स्टील की वैल्यू जो होगी, इन द मैक्सिमम tensile strain in the steel की value at the time of the failure should not be less than 0.002 plus 0.87 times of Fy upon ES, या फिर
0.002 प्लस Fy अपॉन 1.15 टाइम्स ऑफ ES। और ये मैंने आपको प्रूफ करके भी दिखाया था, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया था। इसको कर दिया भैया एक्सप्लेन? यस सर, कर दिया एक्सप्लेन। अब इसके बाद की कहानी आती है नेक्स्ट पॉइंट में, कि हमने ये डायग्राम आपको बनाना सिखा दिया था कि देखिए सर, ये आपके पास में क्रॉस सेक्शन है सिंपली सपोर्टेड बीम का, जहां पर आप जानते हैं न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेशन आता है, नीचे टेंशन आती है। ये आपकी ओवरऑल विड्थ या ओवरऑल विड्थ होगी, जैसे मैं कैपिटल बी या स्मॉल बी किसी से भी शो कर सकता हूं। ये आपकी ओवरऑल डेप्थ है, जैसे हम कैपिटल डी से शो करता हूं। ये आपका कंप्रेशन एज है, ये आपका टेंसाइल एज है। कंप्रेशन एज से लेकर के, कंप्रेशन के किनारे से लेकर के टेंशन साइड के रेइंफोर्समेंट के सेंटर तक की डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव डेप्थ, और टेंशन रेइंफोर्समेंट के सेंटर से लेकर टेंशन एज तक की डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव कवर। इफेक्टिव डेप्थ, इफेक्टिव कवर। उसके बाद बताया था टेंशन साइड में कंक्रीट को हम पूरी तरीके से इग्नोर कर देंगे। इसका स्ट्रेन का डायग्राम ये बनेगा, जहां पे कंक्रीट के अंदर मैक्सिमम स्ट्रेन की वैल्यू 0.0035 और स्टील के अंदर मैक्सिमम स्ट्रेन की वैल्यू 0.002 प्लस Fy अपॉन 1.15 ES होती है, ठीक है। देन इसके बाद डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील कंक्रीट जो होगी वो 0.45 FC के, और डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील आपके पास 0.87 टाइम्स ऑफ Fy होती है। ये चीज आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जानी चाहिए। अब हम लोग कहानी समझने की कोशिश करते हैं भैया आगे की, ठीक है। धीरे धीरे और भी बहुत सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। फिर उसके बाद मैंने IS कोड में भी बता दिए थे कि भाई अजम्पशंस कहां पे, कैसे और किस तरीके से लिखे हुए हैं। सारे अजम्पशन आपको क्लियर कर दिए थे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरे साथ साथ बहुत अच्छे तरीके से चीजों को समझा होगा। लेकिन अब और भी ज्यादा मजा, और भी ज्यादा कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी मिलने वाली है आज की ही क्लास के अंदर। चलिए शुरुआत करते हैं सर। सबसे पहले आज हम लोग हेडिंग डालेंगे, इस जगह पे हेडिंग डालिए। सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर रहे हैं सिंगली रेइंफोर्समेंट बीम को पढ़ना। अब मैंने बीम का अजम्पशंस तो पढ़ लिए, लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे सिंगली रेइंफोर्समेंट बीम को। देखो बेटा, रेइंफोर्समेंट को RF ऐसे लिखा जाता है, सिंगली रेइंफोर्समेंट बीम को अब से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, और जो बात आप लोगों को भी क्लियर हो जानी चाहिए, ये बात आपको भी क्लियर हो जानी चाहिए, और ये बात आपके सबके माइंड में रहनी ही चाहिए, ठीक है। क्या रहनी चाहिए, आइए जरा इसको समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए, सर बीम क्या है। देखो सुनना मेरी बात को ध्यान से, बीम क्या होती है, फ्लेक्सर मेंबर है। कैसा लोड लगता है, ट्रांसवर्स लोड लगता है। अधिकांशतः किसके बारे में बात करेंगे, सिंपली सेपरेट बीम के बारे में। फिर मैंने आपको बताया बीम को हम लोग लिमिट स्टेट ऑफ द कोलैप्स इन फ्लेक्सर के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, जो कि पेज नंबर 69 पर इसके अजम्पशंस लिखे हुए हैं। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को समझाने की एक और कोशिश करी कि भैया देखो, जो बीम है आप लोगों की, उस बीम के अंदर जो रेइंफोर्समेंट है इन द केस ऑफ द कैंटिलीवर न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि टेंशन न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर आती है। इन द केस ऑफ SSB हम लोग रेइंफोर्समेंट को न्यूट्रल एक्सिस के नीचे प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि टेंशन जो है वो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे आती है। देन इसके बाद हम लोग एक और चीज का डिस्कशन करते हैं, और वो क्या है आपके पास में, दैट इज कि जो आपके पास बीम है उसमें मिनिमम रेइंफोर्समेंट कितना प्रोवाइड करा जाएगा, तो 0.85 अपॉन Fy इक्वल्स टू 0.AST मिनिमम अपॉन BD इज इक्वल्स टू 0.85 अपॉन Fy, या इसको बोलते हो कि AST मिनिमम या AS मिनिमम इज इक्वल्स टू 0.85 अपॉन Fy इंटू BD। ये फॉर्मूला है। Fe 250 के लिए 0.34% ऑफ BD, Fe 415 के लिए 0.20% ऑफ BD, Fe 500 के लिए 0.17% ऑफ BD, ये वैल्यूज होती हैं। मैक्सिमम स्ट्रेन की वैल्यू के बारे में अगर मैं आपसे डिस्कशन करूंगा, तो मैक्सिमम स्ट्रेन की वैल्यू आपके पास में क्या होगी, तो सॉरी मैक्सिमम रेइंफोर्समेंट की वैल्यू आपके पास क्या होगी, तो कंप्रेशन में भी 4% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और टेंशन में भी 4% से ज्यादा। इसका मतलब अगर मैं ओवरऑल बात करूं, अगर मैं सिर्फ टेंशन में रेइंफोर्समेंट प्रोवाइड करा रहा हूं, तो 4% से ज्यादा रेइंफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं कराएंगे। अगर टेंशन कंप्रेशन दोनों में प्रोवाइड करा रहा हूं, तो 8% से ज्यादा रेइंफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं कराएंगे। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आया अजम्पशंस को लेके, जहां पे मैंने पूरे अजम्पशंस के थ्रू आपको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए अब पॉइंट डिस्कस करते हैं, और काफी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि सर सिंगली रेइंफोर्समेंट बीम क्या होती है। अब मैं आपको दो टाइप की, या कह सकते हैं 3 टाइप की रेइंफोर्समेंट बीम इस चैप्टर के अंदर समझाऊंगा। पहली जो बीम होगी वो होगी सिंगली रेइंफोर्समेंट बीम, फिर डबली रेइंफोर्समेंट बीम, एंड देन इसके बाद में हम लोग फ्लेंज बीम, जिसमें टी बीम और एल बीम को पढ़ेंगे। तो सबसे पहली पॉइंट आता है, दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, सर व्हाट इज द सिंगली रेइंफोर्समेंट बीम। हेडिंग डालेंगे और यहां पे लिखना चालू करेंगे, व्हेन रेइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड, जब हम लोग रेइंफोर्समेंट को सिर्फ एक साइड प्रोवाइड कराते हैं, रेइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड ओनली वन साइड ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ओनली वन साइड ऑफ
न्यूट्रल एक्सिस। और न्यूट्रल एक्सिस मतलब वन साइड ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का मतलब, पहली बात तो वन साइड वो कौन सी साइड होगी, टेंशन साइड। वन साइड ऑफ न्यूट्रल एक्सिस मतलब टेंशन साइड में। क्लियर शब्दों में समझ में आ रहा है कि सर जब कभी भी हम लोग सिर्फ न्यूट्रल एक्सिस के सिर्फ एक साइड में रेइंफोर्समेंट प्रोवाइड कराएंगे, और वो एक साइड प्राइमरली कौन सी साइड हो सकती है आपको पता ही है सर, वो एक साइड अगर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं तो वो ऑब्वियस सी बात है टेंशन की ही साइड होगी। तो एक ऐसा बीम जिसके अंदर हम लोग न्यूट्रल एक्सिस के सिर्फ एक साइड में ही रेइंफोर्समेंट प्रोवाइड कराते हैं, इसे हम लोग कहते हैं, दैट इज नोन एज द सिंगली रेइंफोर्समेंट बीम। ओके सर, बात हमें समझ में आ गई। इसका मतलब हुआ कि टेंशन साइड में ही हम लोग रेइंफोर्समेंट अगर प्रोवाइड कराएं, इसके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट दिमाग में आता है, एग्जांपल के तौर पे भी लिख देता हूं। मान लीजिए इसका मतलब क्या है कहने का, इसका मतलब यह है कि अगर मैं इसको एक सिंपली सपोर्टेड बीम मानूं और एक को कैंटिलीवर बीम मान लूं। मान लीजिए ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, लेट सपोज कि ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और ये आपके पास में एक कैंटिलीवर बीम है। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। मैं अब इनमें से किसी को कुछ भी मान लो, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इसको मान लेता हूं दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ एसएसबी, ये आपका एसएसबी का क्रॉस सेक्शन है, और ये आपके पास में क्या है, दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ कैंटिलीवर। क्या है बेटा ये आपके पास में कैंटिलीवर बीम का पार्ट है। ओके सर, ठीक है। तो अब इसको जानने की कोशिश करते हैं। देखिए ये आपके पास में एसएसबी का क्रॉस सेक्शन है और ये आपके पास में कैंटिलीवर बीम का क्रॉस सेक्शन है। ओके, तो अब इसको देखेंगे, मैं रेइंफोर्समेंट कहां प्रोवाइड करूंगा। आप जानते हैं सिंपली सेपरेट बीम में ऊपर कंप्रेशन होता है, नीचे टेंशन। इसमें नीचे कंप्रेशन होता है, ऊपर टेंशन होता है। तो यहां पे रेइंफोर्समेंट कहां प्रोवाइड किए जाएंगे सर, इस जगह पे जो रेइंफोर्समेंट होंगे वो आपके यहां प्रोवाइड कराए जाएंगे टेंशन में, और इसमें रेइंफोर्समेंट यहां प्रोवाइड कराए जाएंगे, लेकिन सिर्फ एक साइड में। देखो ये आपकी न्यूट्रल एक्सिस है, ऑब्वियस सी बात है सर, ये हमारी न्यूट्रल एक्सिस है, दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस। तो जब हम लोग लिखा हुआ है व्हेन द रेइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड ओनली वन साइड ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, जब हम लोग न्यूट्रल एक्सिस के सिर्फ एक ही साइड में रेइंफोर्समेंट प्रोवाइड कराते हैं, और वो एक साइड कौन सी होगी, टेंशन की साइड, तो इसे हम लोग बोलते हैं सिंगली रेइंफोर्समेंट बीम। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। ओके, कि सिंगली रेइंफोर्समेंट की डेफिनेशन पूछता है तो आप आराम से उसको बता सकते हैं। अब एक पॉइंट आता है, जब भी कभी हम लोग बीम के बारे में डिस्कशन करते हैं बेटा, तो बीम के दो पहलू होते हैं जो आपको आज यहां पे धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। तो देखो बीम के दो पहलू होते हैं। पहला जो होता है इसको बोलते हैं बेटा एनालिसिस। एक होती है एनालिसिस और एक होती है डिजाइनिंग। ठीक है, एक होती है बेटा एनालिसिस और एक तरफ हम लोग लिख रहे हैं डिजाइनिंग। अब दोनों का मतलब समझेंगे कि भाई एनालिसिस कहीं पे लिखा हुआ है, कई सारे बच्चे समझते हैं कि यार एनालिसिस और डिजाइनिंग तो एक ही चीज है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एनालिसिस एंड डिजाइनिंग आर द टू डिफरेंट फैक्टर जो हमें अब समझने हैं। तो बीम को जब डिजाइन किया जाएगा तो उसको दो तरीके, बीम के बारे में जब बात की जाएगी तो वहां पे दो डिस्कशन चलेंगे, एक चलेगा एनालिसिस का और एक चलेगा बेटा डिजाइनिंग का। चलिए थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में, देखते हैं। एनालिसिस में जब मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं एनालिसिस के अंदर, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एनालिसिस, एंड जब डिजाइनिंग की बात करूंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डिजाइनिंग। देखिए एनालिसिस का एक सिंपल सा मतलब समझाऊंगा, पहले लिखता हूं फिर आपके बाद उसके बाद आपको समझाऊंगा। देखो एनालिसिस जब भी कभी किया जाएगा तो उसमें क्या क्या आपको गिवन होता है, कि मान लो कोई बीम दे दी और आपसे कहा कि इसका एनालिसिस करो, ऐसा नहीं आता कभी भी। आपसे कहेगा सबसे पहले तो क्रॉस सेक्शन की डायमेंशन आपको गिवन होती है। क्रॉस सेक्शन की डायमेंशन मतलब आपके क्रॉस सेक्शन की विड्थ कितनी है, आपके क्रॉस सेक्शन की ये विड्थ कितनी है, डेप्थ कितनी है, ये आपको गिवन होगा। इसके अलावा सर मतलब क्रॉस सेक्शन डायमेंशन समझ गया ना, बी और डी आपको गिवन होगा, बी एंड डी ये आपको गिवन होगा। ओके, इसके अलावा सर आपको ग्रेड ऑफ स्टील, कौन सी ग्रेड का स्टील आपने इस्तेमाल किया, Fe 250 इस्तेमाल किया, Fe 400 इस्तेमाल किया, 415 इस्तेमाल किया, Fe 500 इस्तेमाल किया। इसके अलावा ग्रेड ऑफ कंक्रीट यानी कि M20, M30, M25 क्या आपने इस्तेमाल किया। इसके अलावा आप लोग AST इस्तेमाल करोगे। AST मतलब है आपके पास में एरिया ऑफ द स्टील। क्या है बेटा, दिस इज एरिया ऑफ द स्टील। अब एरिया ऑफ द स्टील के बारे में भी डिस्कशन करते हैं। ये सारी चीजें आपको गिवन होंगी। आपसे क्या करवाएगा मैं आपको समझा देता हूं। आपका जो उद्देश्य होगा, पहले लिखते हैं फिर तभी तो समझ में आएगा। आपका उद्देश्य होगा बेटा यहां पे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना। अब आती है समझने की बारी कि सर आपने क्या लिख दिया, हमें तो पल्ले नहीं पड़ा। देखिए जब भी कभी मैं एनालिसिस की बात करूंगा, अच्छा ये बीम का मतलब चाहे ये अभी तो मैं खैर सिंगली रेइंफोर्समेंट की बीम की इसे ही शुरुआत कर रहे हैं तो इसी में बता दिया है, लेकिन चाहे वो बीम हो, चाहे वो सिंगली रेइंफोर्समेंट बीम हो, चाहे वो डबली रेइंफोर्समेंट बीम हो, चाहे वो आपकी टी बीम हो, चाहे वो आपकी एल बीम हो, कोई सी भी बीम हो, एनालिसिस का मतलब ये होता है जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आपके सामने एक बीम लाके रख दी, ठीक है,
एक बीम बनाई। अब मान लो फॉर एग्जांपल बीम का क्रॉस सेक्शन, जैसे बीम एक्चुअली में तो बीम ऐसे होती है ना बेटा, बीम होती तो ऐसे, लेकिन ये इसका क्रॉस सेक्शन है। तो मैं मान के चलता हूं कि भाई बीम का क्रॉस सेक्शन 400 बाई 600 का है। समझना पॉइंट को, 400 बाई 600 का बीम का क्रॉस सेक्शन है, और इस बीम को Fe 250 ग्रेड ऑफ स्टील से और M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट से बनाया गया है। और इसके अंदर मैं मान लेता हूं 1200 mm स्क्वायर एरिया का स्टील डाला गया है, या आप ऐसे कह दो चार सरिये आपने 25-25 mm के इसमें प्रोवाइड कराए हैं। ठीक है सर, सब कुछ बता दिया। आपके सामने एक बीम लाके रख दी गई। अब आपसे ये कह रहा है, ये पूछ रहा है कि बताइए ये बीम कितने बेंडिंग मूवमेंट को झेल सकता है। एमआर यानी कि इसको शॉर्ट में बोलते हैं एमआर। क्या बोलते हैं बेटा, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एमआर या एमओआर, कुछ भी बोल सकते हो, एमओआर बोलते हैं या एमआर बोलते हैं। एमआर का मतलब है मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। हिंदी भाषा में अगर और समझाने की कोशिश करूं, मूवमेंट को सहन करने की क्षमता, इसी को हम लोग बोलते हैं मूवमेंट रेजिस्टेंस कैपेसिटी। क्या बोलेंगे, मूवमेंट मूवमेंट रेजिस्टेंस कैपेसिटी। क्या बोलेंगे, मूवमेंट रेजिस्टेंस कैपेसिटी। ठीक है सर, मतलब कि मेरा जो बीम है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमारी जो बॉडी है वो मसल्स, सेल्स, इन सब से मिलके बनी है, तब जाके हम मेरे अंदर 50 किलो वजन को उठाने की मान लो क्षमता डेवलप हुई। तो किस कारण से डेवलप हुई, जिन मटेरियल से, जिन फाइबर से, सेल से मेरी पूरी बॉडी बनी हुई है और जिस शेप की बॉडी बनी हुई है। अब मान लो ऐसे तो छोटे बच्चे की बॉडी भी तो मसल, शेप, इन सब से बनी है, क्या वो 50 किलो उठा सकता है, नहीं उठा सकता। ये डायमेंशन के ऊपर भी तो डिपेंड करता है कि जब आप डायमेंशनली, मैं मान लो मेरी डायमेंशन क्या है बॉडी की, और मेरी बॉडी किस फाइबर से बनी है, सेल से बनी हुई है, उसके आधार पर ही तो मैं वजन उठा पाऊंगा। सेम ऐसे ही आपकी बीम में जिस क्वालिटी का स्टील या जिस ग्रेड का स्टील, जिस ग्रेड की कंक्रीट और जितनी स्टील आपने प्रोवाइड कराई, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो भी डिसाइड किया, उसके आधार पर ही तो आप ये डिसाइड कर पाओगे कि भाई इसमें लोड के कारण से जो बेंडिंग मूवमेंट आएगा, उस बेंडिंग को ये हमारी बीम झेल पाएगी कि नहीं झेल पाएगी। तो इसके लिए हमें पहले चेक तो करना पड़ेगा। तो उसी चीज को कहते हैं कि इनके आधार पर हमारी बीम की मूवमेंट को सहन करने की क्षमता कितनी है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द एनालिसिस। इसको हम लोग एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं, मतलब ये एनालिसिस है आपके पास में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिजाइनिंग का डिस्कशन करेंगे। डिजाइनिंग क्या होती है बेटा, अब इसको डिजाइनिंग को भी ध्यान से समझिए। देखो एक पॉइंट मैंने सेम वही लिख रहा हूं कि गिवन क्या क्या होगा। अब देखो डिजाइनिंग का मतलब क्या है, जैसे मान लो एक बढ़िया सा एग्जांपल देके समझाता हूं तो जल्दी समझ में आ जाएगा। मान लो तुम्हारे घर में तुम्हारे भाई की शादी है। अब तुम शादी के लिए मार्केट में चलेगा कि यार मेरे को तो बढ़िया सा सूट या तो लेना है या बनवाना है, तो तुम जाके उसको पहले पर्पस बता दोगे, तो वो कहेगा हमारे पास में एक बना बनाया एकदम मास्टरपीस है, तुम उसको पहन के देख लो। ठीक है, अगर वो तुम्हारी बॉडी पे फिट बैठा, तुम्हारा उसने पर्पस कंप्लीट कर लिया, तब तो ठीक है, जैसा हमने यहां किया। लेकिन अगर उसको कोई मार्केट में ऐसा सूट नहीं मिला, तो वो क्या करेगा, वो दर्जी के पास या टेलर के पास जाएगा। अब टेलर के पास वो क्या क्या लेके जाएगा, वो लेके जाएगा कि भैया देखो, आप पहला तो अपना पर्पस बताएगा। पर्पस, सुनना मेरी बात को ध्यान से, सबसे पहले तो पर्पस बताएगा कि मेरे भाई की शादी है, पर्पस समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट, वो कहेगा कि वो आपका टेलर आपका मेजरमेंट लेगा बॉडी का। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, यहां लिख रहा हूं मैं क्रॉस सेक्शन डायमेंशंस। क्या लिख रहा हूं, क्रॉस सेक्शन डायमेंशन आपको गिवन होंगी सबसे पहले, मतलब बॉडी का शेप आप उसको बताओगे, वो मेजरमेंट लेगा आपकी बॉडी का। ठीक बात है। दूसरा पॉइंट आपके पास में समझने की कोशिश करेंगे, एक तो हमारा हो गया क्रॉस सेक्शन डायमेंशन। अब आप उसको बोलोगे, आपसे टेलर पूछेगा कि कौन सी भाई कपड़ा वाला कौन सा लगाऊं बताओ, सिल्क का कपड़ा लगा दूं, वेलवेट का बना दूं, कभी कॉटन का बना दूं, वो कहेगा, तुमसे पूछेगा। इसका मतलब आपने कौन सी ग्रेड का स्टील इस्तेमाल किया और कौन सी ग्रेड का आपने जो स्टील इस्तेमाल किया, कौन सी ग्रेड का कंक्रीट इस्तेमाल किया। तो आप जो भी कपड़ा आप सेलेक्ट करोगे, जैसे मटेरियल की बात चली तो जैसे मटेरियल सेलेक्ट करोगे, आपको बटन कौन से कलर के, बटन स्टील के चाहिए या प्लास्टिक के चाहिए, ये सब होगा। यस सर। इसके बाद में जैसा मैंने आप लोगों को एक टॉपिक बताया था, अभी एक चीज बोली कि पर्पस बताओगे कि मेरे भाई की शादी है, सिस्टर की शादी है, ऐसे ही इस जगह पर लोडिंग आएगी। लोडिंग क्या आई बेटा, लोडिंग।
कि पर्पस क्या है हमारा, इस लोडिंग्स के से बचाने के लिए हमें अपने बीम को डिजाइन करना है, लोडिंग से बचाने के लिए। ये पॉइंट दिमाग में रहना चाहिए बेटा। दूसरी चीज, एक इसमें स्पैन भी आता है हमारा पर्पस, कि कितनी स्पैन, कितना लंबा हम लोग बीम बना रहे हैं, ताकि उसमें डिफ्लेक्शन वगैरह को भी कंट्रोल किया जा सके। अब इसमें ये चीजें आपको दे रखी होंगी, जैसे कि आप किसी भाई साहब के पास गए, एक किसी इंजीनियर के पास, देख भाई मेरे को एक बीम बनाना है, और एक ऐसा बीम बनाना है जो कि 100 किलोन्यूटन लोड को बड़े आसानी से सहन कर जाए। पर्पस बता दिया। अब दूसरी चीज कि भाई और 100 किलोन्यूटन लोड को सहन कर जाए, और मेरे घर में 3 मीटर लंबी बीम बन सकती है, तो इसने कह दिया 3 मीटर का स्पैन है और 100 किलोन्यूटन इसके ऊपर लोड आ सकता है। ठीक है, 100 किलोन्यूटन पर मीटर का लोड इसके ऊपर आ सकता है, और 3 मीटर की बीम मुझे बनानी है। अगला कहेगा कि और भाई इसमें तुम M20 ग्रेड का इस्तेमाल कर लेना और Fe 415 ग्रेड स्टील का इस्तेमाल कर लेना। और फिर उसने कहा कि भाई आपको जो भी इसका क्रॉस सेक्शन डायमेंशन है, या तो आप बता दोगे कि भाई इतने बाय इतने का बना के देख लो, या फिर आप कहोगे कि भाई मेरे पास डायमेंशन नहीं, डायमेंशन तुम अपने हिसाब से डिसाइड कर लो। फाइनली उसको क्या करना होगा, 2 चीजें करनी होंगी। अब इसमें आता है मुद्दा कि सर उद्देश्य क्या है हमारा, एम क्या है। तो इसके अंदर बेटा 2 उद्देश्य होते हैं। सबसे पहला उद्देश्य बताता हूं, एरिया ऑफ द स्टील को निकालने का। एरिया ऑफ द स्टील को निकालना इसका उद्देश्य है। ठीक बात है सर। दूसरा उद्देश्य आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। दूसरा जो उद्देश्य होगा आपके पास में, वो होगा आपके पास, दैट इज द डायमेंशन समटाइम्स। यहां लिख रहा हूं मैं डायमेंशंस समटाइम्स, डायमेंशंस, लेकिन इस डायमेंशन के नीचे ब्रैकेट में लिख रहा हूं समटाइम्स, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बेटा कि आपको डायमेंशन गिवन होती है और कई बार आपको डायमेंशन गिवन नहीं होती। तो इस जगह पर आपको सब कुछ दे रखा है, पूरी की पूरी बीम बना के आपको दे रखी है। बस आपको यह पता करना है कि मेरी बीम में लोड के कारण से जो बेंडिंग मोमेंट आएगा उसके खिलाफ मेरा बीम सेफ रहेगा या नहीं रहेगा। इसका निरीक्षण करना है, एनालिसिस करना है हमको कि मेरा बीम जो डिजाइन किया गया बीम है मेरा, वो सेफ है या नहीं है। और डिजाइनिंग का मतलब है कि भाई कितने बाई कितने का बीम बनेगा और कितनी इसमें स्टील डालनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग मेनली किसके ऊपर बात कर रहे हैं, स्टील के ऊपर। तो डिजाइनिंग का मतलब है कितनी स्टील आप लोग प्रोवाइड कराओगे। लेकिन मैंने एक बात लिखी यहां पे, दूसरा पॉइंट की एरिया ऑफ द स्टील एंड डायमेंशंस समटाइम्स। डायमेंशन समटाइम का मतलब यह है, आप आज आपको बोल रहा हूं, इस बात को ध्यान रखिएगा, आगे भी बात याद कराऊंगा। सिंगली रेनफोर्समेंट बीम के अंदर कई बार दोनों की दोनों डायमेंशन बी और डी आपको गिवन होती हैं, कई बार गिवन नहीं होती। कई बार दोनों डायमेंशन गिवन होती, कई बार एक डायमेंशन गिवन होती, कई बार एक भी डायमेंशन गिवन नहीं होती। तो सिंगली रेनफोर्समेंट बीम के अंदर आपको डायमेंशन निकालने की आवश्यकता पड़ सकती है। बट जब मैं आपको डबली रेनफोर्समेंट बीम पढ़ाऊंगा सिंगली की जगह पर, वहां पर आपको बी और डी हमेशा गिवन होती है, बी और डी आपको नहीं निकालनी होती। क्या इसका मतलब मैं ये समझ लूं कि सर डबली रेनफोर्समेंट बीम के अंदर हमारा जो उद्देश्य होगा वो सिर्फ और सिर्फ एरिया ऑफ द स्टील को निकालने का होगा। वहां हम लोग इस जगह पर क्रॉस सेक्शन डायमेंशन को नहीं निकालते हैं, क्योंकि डबली रेनफोर्समेंट बीम में क्रॉस सेक्शन डायमेंशन बी और डी आपको ऑलवेज गिवन होंगी। इसीलिए समटाइम्स वर्ड का इस्तेमाल किया गया है कि सिंगली में भी ऐसा नहीं कि देगा ही नहीं, कई बार दे सकता है, कई बार नहीं दे सकता, बट डबली के अंदर हमेशा गिवन होंगी। उम्मीद है कि यह बात आपको लंबे समय तक याद रहेगी जब हम लोग डबली रेनफोर्समेंट बीम के ऊपर पहुंचेंगे। अब कहानी ये आती है कि सर हमने एक डायग्राम सीखा था लास्ट वाली क्लास के अंदर, ये वो डायग्राम था, लेकिन क्या सर ये डायग्राम सफिशिएंट है, क्या हमें इसमें और कुछ निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी। और अब मैं क्या कर रहा हूं, अब इसमें सबसे पहले जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, जैसे मैंने आपको कहा सिंगली रेनफोर्समेंट बीम ऐसी बीम को कहते हैं जहां पे न्यूट्रल एक्सिस के दोनों एक साइड में जो कि टेंशन वाली साइड होगी वहां रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराते हैं। तो कैंटिलीवर में हम लोग टेंशन ऊपर होता है तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर करा दी एक साइड में, और यहाँ पे टेंशन नीचे होती है न्यूट्रल एक्सिस के, तो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे एक साइड में प्रोवाइड करा दी एसएसबी में। अब बीम के 2 पार्ट है, एनालिसिस है और डिजाइनिंग है। अब एनालिसिस क्या होती है, डिजाइनिंग क्या होती है, दिमाग में फिट कर लीजिए। एनालिसिस के अंदर एमआर निकाला जाता है और डिजाइनिंग के अंदर एरिया ऑफ द स्टील और कभी कभी डायमेंशन निकाली जाती है। फिट हो गया। अब हम लोग जो शुरुआत कर रहे हैं बेटा, शुरुआत कर रहे हैं, इस टॉपिक का नाम सबसे पहले डालेंगे एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्समेंट बीम। हेडिंग डालेंगे एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्समेंट बीम। अब देखिए सिंगली रेनफोर्समेंट बीम के बारे में एनालिसिस तो एक ही पन्ने में हो जाती है, लेकिन उस एक पन्ने को अगर मैं तुम्हें डायरेक्ट समझा दूंगा ना, एक ही स्लाइड में खत्म हो जाएगी एनालिसिस। लेकिन अगर मैं तुमको वो डायरेक्ट समझा दूंगा तो तुम मुझे सबसे बेकार टीचर समझने लग जाओगे। क्यों? बोलोगे सर ये तो डायरेक्ट है, हमें तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा। तो कई बार जब हमें खिचड़ी बनानी होती है या हमें खाना बनाना होता है, मान लो तुमको पालक पनीर बनाना है, पालक पनीर तो मुझे भी नहीं पसंद, तुमको
कढ़ाई पनीर पसंद है। अब कढ़ाई पनीर तुमको बनानी है तो कढ़ाई पनीर के लिए पहले पनीर लाया जाएगा, उसके बाद में जो है उसमें प्याज डाली जाएगी, अगर तुम्हें प्याज पसंद है, टमाटर होंगे, उसकी ग्रेवी बनाई जाएगी, शिमला मिर्च डाली जाती है उसके अंदर, मसाले होंगे बहुत सारे, क्रीम वगैरह डालते हैं कई लोग, पानी की आवश्यकता पड़ेगी, गैस की आवश्यकता पड़ेगी। तो पहले बहुत सारे ताम झाम भी तो किए जाएंगे बेटा। क्या किया जाएगा? पहले बहुत सारे ताम झाम भी तो किए जाएंगे, एंड देन उसके बाद में आपकी कढ़ाई पनीर तैयार होगी। पहले मैं आपको सारे सामान इकट्ठा करना सिखा रहा हूं, एंड लास्ट में हम लोग एनालिसिस को पूरा कढ़ाई पनीर की तरह तैयार करके आपके प्लेट में रख देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और इस पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जो डायग्राम हमने कल की क्लास में सीखा था, कौन सा डायग्राम सर? ये वाला जो डायग्राम हमने कल की क्लास में सीखा था, अब इस डायग्राम को और ज्यादा सुंदर और अच्छे तरीके से सजाने की आवश्यकता है। एक एक करके शुरुआत करेंगे और आपको बताएंगे। अब एक बात और, सर ये प्रूफ स्टेन क्या चीज है ये और बता दीजिए, क्योंकि आपने कल कहा था लेकिन अभी तक बताया नहीं। हमारे पेट के अंदर चूहे कूद रहे कि सर ये कैसे नहीं बताया सर ने। देखिए बेटा क्या होता है, जैसे माइल्ड स्टील होती है तो माइल्ड स्टील के अंदर यील्ड पॉइंट निकालना, यील्ड पॉइंट आप लोगों ने सोम वगैरह में पढ़ा होगा, ऐसे याद करोगे तो आसान रहेगा, बाकी ये सोम का पार्ट है, फिर भी मैं आपको अच्छे से बता रहा हूं इसको। देखिए माइल्ड स्टील के अंदर या प्लेन बार्स के अंदर यील्ड पॉइंट को प्राप्त करना बहुत आसान होता है, इजी होता है। तो उसमें यील्ड पॉइंट आसान हो जाता है तो हम लोग यील्ड इस प्रूफ स्टेन का इस्तेमाल वहां पे नहीं करते। लेकिन इन द केस ऑफ द HYSD, लेकिन HYSD बार्स के अंदर, HYSD स्टील के अंदर, हाई स्ट्रेंथ स्टील के अंदर यील्ड पॉइंट को ऑब्टेन करना उतना आसान नहीं होता है। इसी कारण से हमें मान के चलते हैं कि हमारी इस जो भी मटेरियल है उस मटेरियल के अंदर यील्डिंग जो है वो प्रूफ स्ट्रेन के बाद में आना शुरू हुई है। और अगर आपको याद हो तो कल मैंने एक ग्राफ बनाए थे और उन ग्राफ के अंदर भी लिखा हुआ था, इसीलिए आप खुद ही देख लीजिए। यहां लिखा है स्टील बार विद द डेफिनेट यील्ड पॉइंट। क्या लिखा हुआ है? यस सर, क्या लिखा है? स्टील बार विद द डेफिनेट यील्ड पॉइंट। जिनके अंदर एक निश्चित यील्ड पॉइंट होता है उनके अंदर आपको प्रूफ स्टेन लेने की आवश्यकता नहीं होती है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कोल्ड वर्क्ड बार या HYSD बार, तो इस जगह पे हमें प्रूफ स्टेन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इस जगह पर यील्ड पॉइंट हमें प्राप्त नहीं होता आसानी से। दैट इज द रीजन बिहाइंड यूजिंग द प्रूफ स्टेन वैल्यू। ये बेटा मैंने यहां पे RCC के अकॉर्डिंग बता दी। अब कैसे आई एक्चुअली में, क्या होता है प्रूफ स्टेन जो होती है, यहीं पे लिख देता हूं आप लोगों के लिए, कहीं भी लिख लो इसको चाहो तो। प्रूफ स्टेन जब कई बार पूछ लेता ना एग्जाम में, तो बेटा 0.2% होती है, ऐसे परसेंटेज की फॉर्म में 0.2%। जब इसको सॉल्व करोगे तो 0.2/100 करते हैं, इसी कारण से इस वैल्यू को 0.002 लिखा जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, क्या लिखा जाता है? 0.002 हम लोग लिखते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए सर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो अब हम लोग सिंगली रिइंफोर्समेंट बीम का एनालिसिस कर रहे हैं और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सर यहां पे अब हम लोग अपनी कढ़ाई पनीर को तैयार करने के लिए पहले मार्केट सामान खरीदने चल रहे हैं। सबसे पहले मैं यहां पे जो हैज वर्ड का इस्तेमाल करूंगा, समझ जाइएगा, यहां से एक नया पॉइंट स्टार्ट है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे मटेरियल हमको मार्केट से, शिमला मिर्ची, पनीर, हमें प्याज या मसाले, बहुत सारी चीजें हमें खरीदनी है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं, पहला पॉइंट में लिखता हूं। अब देखो मैं दिखाता हुआ चलूंगा कि मैं क्या क्या निकाल रहा हूं। देखो मैंने आपको बताया कि प्रूफ स्ट्रेन है और ये मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन की वैल्यू है कंक्रीट के अंदर। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि भैया एक बात बताओ, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या है? ये डिस्टेंस कितनी है पता है तुमको? बोलोगे नहीं पता सर। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस पता है तुमको? बोलोगे नहीं पता सर। नहीं पता? हाँ सर नहीं पता। अब इतनी देर से आपने मेरे मुंह से एक शब्द सुना, बहुत बार सुना, न्यूट्रल एक्सेस। अब न्यूट्रल एक्सेस क्या चीज है सर? देखिए जो आपका कंप्रेशन एज है, इस कंप्रेशन एज से लेकर के और जो न्यूट्रल एक्सिस जहां तक है वहां तक की डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं XU। क्या बोलते हैं? XU। व्हाट इज द XU हियर? XU इज द एक्चुअल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। ये न्यूट्रल एक्सिस की एक्चुअल डेप्थ है। दिस इज द एक्चुअल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। ओके सर, अब मैं आपको एक काम करता हूं, इस जगह पर एक डायग्राम बनाऊंगा। यही अब यहां पे एक पहला पॉइंट लिखना चालू करेंगे। मैं लिखूंगा फ्रॉम द सिमिलर ट्राइंगल कॉन्सेप्ट, फ्रॉम सिमिलर ट्राइंगल कॉन्सेप्ट, सिमिलर ट्राइंगल कॉन्सेप्ट। ठीक है सर, सिमिलर ट्राइंगल कॉन्सेप्ट से सर कैसे सीखेंगे? एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं,
बढ़िया सा ट्राइंगल, और वही वाले ट्राइंगल है, घिसे पिटे वही ट्राइंगल बनाऊंगा, कोई नई चीज नहीं आने वाली है। और मैं फिर बोल देता हूं, जिस बच्चे को ये जो डायग्राम मैं बनाना सिखा रहा हूं, ये वाला, ये आ गया, आपको सब कुछ आ गया आरसीसी के अंदर, इतना सा जानना है बस आपको। ठीक है सर, तो आप जब कह रहे हैं तो हम पूरा पूरा भरोसा रखेंगे आपकी इस बात का। चलिए, तो इसको बना लेते हैं, डायग्राम्स के थ्रू समझते हैं। चलिए भाई, मिला देते हैं इसको, ये बन गया आपके पास डायग्राम, और ये इसकी न्यूट्रल एक्सिस। और अच्छे नोट्स बनाइएगा। छोटी छोटी एफर्ट्स जो होते हैं वो जिंदगी में बहुत जरूरी होते हैं। मैं जानबूझ के ये सब लाल गुलाबी हरे पीले नीले नहीं करता हूं, मैं इसलिए करता हूं ताकि आपका खुद का दिल करे पढ़ने का, खुद का दिल करे कि यार जब टीचर इतनी मेहनत करके नोट्स बना रहे हैं तो मैं क्यों नहीं बना रहा हूं, मैं काहे को ये चींटियां मार रहा हूं अपनी नोटबुक के अंदर। अच्छे नोट्स बनाएंगे, लंबे समय तक पढ़ने का दिल करेगा, इसीलिए अच्छे नोट्स बनाए जाते हैं बेटा। और अब इस जगह पर मैं जानता हूं कि मैं हमेशा आप लोगों को एक क्रॉस सेक्शन सिंपली सेपरेट बीम के बारे में डिस्कशन करता हूं। तो ऊपर वाला पार्ट कंप्रेसिव होता है, नीचे वाला पार्ट टेंसिल होता है। क्लियर पॉइंट है, ये आपको पता है सबको। यहां पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की वैल्यू कितनी थी, 0.0035। कई बार लिखोगे चीजें याद हो जाएंगी अपने आप। यहां पर वैल्यू थी सर 0.002 प्लस 0.8, अब कुछ भी लिख दो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 0.87 टाइम्स ऑफ FY/ES। ठीक है, या FY/1.15 क्योंकि 1/1.15 करोगे, 1.15 करोगे तो 0.87 ही आता है बेटा। ये जनरली रफली हम लोग याद रखते हैं, इसलिए आपको लिख दिया है। अब पॉइंट ये आता है, मैं इसका ना नाम दे देता हूं आपको समझाने के पर्पज से। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसको मैं XU बोल रहा हूं, ये आपका XU है। और यहां पे एक और चीज थी जिसको मैंने बोला था, दैट इज द 0.002 बोल दिया। अगर ये XU है, मैं मान के चलता हूं कि इस जगह पर ये आपके पास में वैल्यू जो है ये P है, कोई भी वैल्यू को मान लो, ये हमारे पास में P वैल्यू है। लेट्स सपोज कि आपके पास में वैल्यू P है जिसकी वैल्यू मुझे पता नहीं है। ठीक है, अब इसमें सिमिलर ट्राइंगल कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई किए जाते हैं वो समझिए। पहले इनके नाम भी लिख देता हूं ट्राइंगल्स के, ताकि इजी रहे हमारे लिए समझना। ये मान लो मैं इसको O बोल देता हूं, इसको A बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं, इसको C बोल देते हैं और इसको D बोल देते हैं। भाई बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं इस बैच में, क्योंकि मुझे आप लोगों का थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि पता नहीं पेशेंस की कमी है, इसलिए स्लो चल रहा हूं। और कमेंट सेक्शन को देखने का मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं है, क्योंकि आप सुनते कम है, पेशेंस धैर्य कमी है इस बैच के अंदर, ये कमी है थोड़ी सी। तो मैं यहाँ पे ट्राइंगल लेके चल रहा हूं, ट्राइंगल OAB, बड़ा वाला ट्राइंगल OAB, और मैं मान के चल रहा हूं ये सिमिलर है ट्राइंगल OCD के, ट्राइंगल OCD के ये सिमिलर है, ये मैं मान के चल रहा हूं। अगर मैं सिमिलर मान के चल रहा हूं तो सीधी सी बात है सर, इस जगह पर हम लोग कैसे दिखाते हैं सिमिलर ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट ये होता है बेटा, ये मान के चल रहा हूं कि ये हूबहू जैसा ये वाला ट्राइंगल है आपके पास में बड़ा वाला, ऐसे ही ट्राइंगल हूबहू छोटा वाला है, बस अंतर ये है कि इसकी डायमेंशंस बस कम है, ये इसकी रेप्लिका ही है लेकिन छोटे शेप की रेप्लिका है। हम ये मान के चलते हैं सिमिलर ट्राइंगल में। तो सर देखिए, बड़े वाले ट्राइंगल में लिखा हुआ है 0.0035 बड़े वाले ट्राइंगल में, तो दिस डिस्टेंस अपॉन बड़े वाले ट्राइंगल की ये डिस्टेंस कितनी है, XU, एंड दैट इज इक्वल्स टू ये छोटे वाले ट्राइंगल की वैल्यू 0.002 अपॉन ये वैल्यू कितनी है, P है, ये हमें चाहिए। यहां से आप जब इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, जब आप इस वैल्यू को निकालेंगे, तो यहां से P की जो वैल्यू आपको मिलेगी दैट विल बी 4/7 टाइम्स ऑफ XU। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसकी एक वैल्यू मिलेगी, दैट इज P इज इक्वल्स टू 4/7 XU, ये आपको मिल जाएगी। अब आप एक बात और अच्छे से जानते हैं कि सर OC प्लस AC, ये टोटल वैल्यू अगर मैं बात करूं, क्योंकि हमें ये पता चल रहा है यहां से कि जो OA की टोटल वैल्यू है O से लेके A तक की, ये आपके पास में OC प्लस AC के बराबर है, OC प्लस AC के बराबर है। अब इस जगह पर OC की वैल्यू तो कितनी है, P के बराबर, तो देखो यहां पे OA कितना है, OA की वैल्यू टोटल XU के बराबर, तो दिस इज XU इज इक्वल्स टू OC की वैल्यू P के बराबर, और AC की वैल्यू हमारी ऑलरेडी इसकी वैल्यू AC की वैल्यू हमें चाहिए, और OC की वैल्यू P के बराबर है, जो कि 4/7 XU आ चुकी है। बची कुछ वैल्यू रह जाती है AC, तो फाइनली AC की वैल्यू कितनी निकल के आएगी सर, 3/7 XU आपके पास में निकल के आएगी। ये होगी आपके पास में दूसरी वैल्यू। तो अब हमें इस डायग्राम के अंदर किसी और के दरवाजे पे खटखटाने की आवश्यकता नहीं है, हमें खुद को पता चल गया 4/7 XU सर ये वाली डिस्टेंस है, और 3/7 XU सर ये वाली डिस्टेंस है। बहुत ही सुंदर बात, दोनों चीजें हमने कैलकुलेट करना सीख लिया, दोनों वैल्यू हमने निकालना भी सीख लिया है। ठीक है, चलिए अब अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में क्या है, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास में फोर्सेस के बारे में। तो जैसा मैंने कहा था, जहां भी कहीं मैं हैज निशान लगा दूं उस जगह पे समझ जाना कि आपके पास जो वैल्यू नेक्स्ट चीज हम लोग निकालना शुरू कर चुके हैं। एक हैज बोरा, एक हैज हमने यहां लगाया,
अब हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा फोर्सेस को। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं सर? हम फोर्सेस को कैलकुलेट कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे दो तरीके के फोर्सेस की बात हुई, एक आपके पास में कंप्रेसिव फोर्स की बात हुई और दूसरी हमारे पास में टेंसाइल फोर्स की बात हुई। चलिए कंप्रेसिव और टेंसाइल फोर्सेस को कैलकुलेट करना आपको मैं सिखाता हूं। सबसे पहले जब फोर्सेस की बात चल रही है तो मैं पहला जो फोर्स है इसके अंदर वो ले लेता हूं, टेंसाइल फोर्सेस। ठीक है, टेंशन फोर्स, टेंसाइल फोर्स। कैसे बनेगा सर टेंसाइल फोर्स? सिंपल एक टर्म अगर मैं आपसे कहूं तो फोर्स जो होता है वो होता है आपके पास में स्ट्रेस इनटू एरिया। फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है स्ट्रेस इनटू एरिया। ये एक जनरल फॉर्मूला है फोर्स का, स्ट्रेस इनटू एरिया। अब इस जगह पे जब मैं एफ की बात करूंगा और अच्छा अब हमारा फोर्स स्ट्रेस इनटू एरिया है और मैं टेंसाइल फोर्स को टी से रिप्रेजेंट करता हूं, टेंसाइल फोर्स को, तो एफ की जगह क्या आएगा? ये मैंने कॉमन फॉर्मूला लिखा, इसकी जगह मैंने लिख दिया टी इज इक्वल्स टू। चलिए आइए डायग्राम में आइए, देखिए ये आपके पास में क्या है? स्टील। तो मैं इसके एरिया को लिख देता हूं AST, एरिया ऑफ द स्टील। टोटल एरिया ऑफ द स्टील जो यहां पे प्रोवाइड कराई गई वो AST है। और मैं आपसे पूछता हूं यहां पे डिजाइन स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है आपके पास? दैट इज 0.87 FY। तो आपके पास में फोर्स कितना होगा? स्ट्रेस इंटू एरिया। तो फाइनल वैल्यू क्या बनी? T इज इक्वल्स टू 0.87 टाइम्स ऑफ FY। ये मैंने बताया था, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो ये स्ट्रेस की वैल्यू है और एरिया आपके पास में टोटल एरिया ऑफ द स्टील को मैं AST बोल देता हूं। T का मतलब है एरिया ऑफ द स्टील इन द टेंशन साइड, सो दैट इज द AST। ये हमने लिख दिया है। चलो बहुत ही बढ़िया है ना। अब यहां से हमें एक चीज और मिल गई और एक चीज क्या है? दैट इज द टेंसाइल फोर्स। ध्यान रखिएगा जो जो चीजें मैं आप लोगों को बताता जा रहा हूं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि पिंक कलर के बॉक्स में बंद है। अब दूसरा पॉइंट आता है, हमें कंप्रेसिव फोर्स निकालना है। क्या निकालना है? बी पॉइंट है, हमें कंप्रेसिव फोर्स निकालना होगा। अब जब हम लोग कंप्रेसिव फोर्स को निकालते हैं तो देखिए कैसे निकलेगा कंप्रेसिव फोर्स। इसको सी के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। कंप्रेसिव फोर्स निकालना कई बार बच्चों को बड़ा टफ लगता है, जिसको हम बड़े आसानी से निकालेंगे। कंप्रेसिव फोर्स सी, सी बराबर क्या होगा? वही स्ट्रेस इनटू एरिया। लेकिन अब इस बार एरिया, कंप्रेसिव फोर्स कहां पे आएगा बेटा? कंप्रेशन साइड में आएगा। टेंसाइल फोर्स कहां आ रहा था? टेंशन साइड में। तो सबसे पहले तो टेंसाइल फोर्स की वैल्यू अब हम लोग लिख सकते हैं इस जगह पे कि सर यहां ये तो स्ट्रेस की वैल्यू है लेकिन ये आपके पास फोर्स की डायरेक्शन है, तो यही तो आएगा टेंसाइल फोर्स। तो टी की वैल्यू कितनी बनी सर? ये बनी 0.87 टाइम्स ऑफ FY इंटू AST। ये बन गया आपके पास में टेंसाइल फोर्स। हो गया क्लियर? दूसरा पॉइंट है कि इस जगह पर कंप्रेसिव फोर्स को निकालना ही सबसे खतरनाक काम है। घबराइएगा नहीं लेकिन, क्योंकि मैं आप लोगों को उतना ही आसान तरीके से बताऊंगा जितना ही खतरनाक लगता है। इसके लिए मैं आपको पहले एक चीज बताना चाहता हूं। मान लो कोई भी एक शेप का सेक्शन है, जैसे रेक्टेंगल शेप का सेक्शन है। अब किसी भी जगह पर जब फोर्स लगता है तो फोर्स हमेशा उस पर्टिकुलर बॉडी या उस शेप के सीजी पर लगता है। जैसे आपके पास ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल पर जब भी कभी कोई भी एक फोर्स लगेगा तो वो फोर्स हमेशा, मान लो कोई फोर्स लग रहा है, ये फोर्स हमेशा इस पर्टिकुलर इस बॉक्स के या इस शेप के सीजी पर लगेगा। ये इसका सीजी होगा 100%। ठीक है। अब यहां पे जब हम लोग देख रहे हैं कंप्रेशन साइड में, टेंसाइल फोर्स तो हो गया टेंशन साइड का, लेकिन जब कंप्रेशन साइड की बात कर रहे हैं जहां पे कंक्रीट है, तो इसके कारण से हम लोग ये चीज महसूस करते हैं कि यहां तो कोई सिमेट्रिक डिजाइन तो है ही नहीं। यहां तो दो तरीके के शेप है, एक पैराबोला है और एक आपके पास में रेक्टेंगल है। तो क्या मैं डायरेक्ट यहां पे कोई फोर्स को यहां लगा दूं या कहीं और भी लगा दूं? नहीं बेटा, ऐसे कैसे लगा सकते हो? तो इस जगह पे हमें एक चीज महसूस होती है कि यहां सर दो फोर्सेस लगेंगे। एक फोर्स पहले आपके पास में इस रेक्टेंगल के सीजी पर लगेगा, इस रेक्टेंगल के सीजी पर, जिसको मैं आपके लिए C1 बोल सकता हूं, और एक इस पैराबोला के सीजी पर एक फोर्स लगेगा जिसको मैं C2 बोल सकता हूं, और फिर इसका एक रिजल्टेंट फोर्स लगेगा, दोनों का कंबाइंड फोर्स, जिसका इफेक्ट पूरे इस सेक्शन पे आ रहा होगा। तो यहां पे दो फोर्सेस लगेंगे, एक आपका C1 फोर्स लगेगा, एक आपका C2 फोर्स लगेगा। ऐसा क्यों हुआ आपको समझ में आया? और भाई स्टील तो एक ही लाइन में लग रही थी, तो टेंसाइल फोर्स तो इसी लाइन में इसके अलोंग लग जाएगा, इसलिए बड़ा आसान था। बट यहां पे आपके पास कंप्रेसिव फोर्स इज नॉट सो मच इजी। तो क्योंकि इस जगह पे दो शेप है, एक आपके पास रेक्टेंगल है, एक आपके पास पैराबोला है, तो एक फोर्स लग रहा होगा कंप्रेसिव फोर्स C1, जो कि रेक्टेंगल के सीजी पर कहीं लग रहा होगा C1, और इस पैराबोला के सीजी पर कहीं एक फोर्स लग रहा होगा C2, जिसको मैंने C2 नाम दे दिया था। अब सर क्या है कि हमें तो सर बहुत कम बातें पता है अभी तक, हम तो डर गए सर इस चीज को देख के कि ये अब ये कैसे निकाला जाएगा। भाई हमें तो पैराबोला देख के ही डर लग जाता है, लेकिन तुमको डरना नहीं है। मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज बता रहा हूं जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए बढ़िया सा इसमें एक निशान बना देते हैं आपका, ये झंडे वाला, क्योंकि आपके काम आएगा। देखिए दो तरीके के शेप के बारे में हमने बात करी। पहला हम लोग शेप ले लेते हैं सर रेक्टेंगुलर शेप। अगर मान लीजिए रेक्टेंगुलर शेप है
तो भाई रेक्टेंगुलर शेप ऐसा कुछ होता है। अब इस रेक्टेंगुलर शेप का मैं मान लेता हूं ये बी है आपके पास में और ये डी है। तो इसकी दो चीजें याद रखिए, एरिया होता है सर आपके पास बी इंटू डी, साथ में अगर मैं सीजी की बात करूंगा तो सीजी क्या आएगा आपके पास में, दैट इज डी बाई टू इसका सीजी हो जाएगा। ये बड़ी आसानी से दिख भी रहा है आप लोगों को, अगर ये डी है तो इसका डी बाई टू इसका सीजी हो जाएगा। दूसरा पॉइंट आपके पास में आता है दैट इज द पैराबोला। पैराबोला को देख के थोड़ा सा बच्चों को लगता है, लेकिन ये फॉर्मूले याद रखने हैं आप लोगों को, और बाद में तो जब आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे तब ये फॉर्मूले की भी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। मैं ये बोलता हूं कि हमारा जो पैराबोला था उसका शेप आपने देखा कुछ इस तरीके का था, है ना, डायग्राम में भी देख सकते हैं। हमारा जो शेप है पैराबोला का ये कुछ इस तरीके का शेप है, ठीक है सर। तो इसी के हिसाब से चीजों को समझते हैं। मैं मान लेता हूं कि ये हमारे पास बी है और ये हमारे पास में ए है, लेट्स सपोज कर लेते हैं। अब सर इसका एरिया बताऊं मैं आपको, तो एरिया होता है बेटा 2/3 टाइम्स ऑफ ए इंटू बी। आपको याद कर लेने फॉर्मूलाज, 2/3 टाइम्स ऑफ ए इंटू बी। और अगर मैं इसके सीजी की बात करता हूं तो सीजी आपके पास में होता है 3/8 टाइम्स ऑफ ए, 3/8 इंटू दिस वैल्यू ए। तो ये आपके पास बन गया, दिस इज द सीजी ऑफ द पैराबोला। और दूसरा मैंने आप लोगों को बता दिया है सीजी एंड एरिया ऑफ द पैराबोला एंड सीजी एंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। मैंने आपको दोनों वैल्यूज आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। अब सर एक काम करते हैं, उसी डायग्राम में चल के आपको चीजों को एक्सप्लेन करता हूं, थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं कि सर हमें इस वाले रेक्टेंगल के लिए हमें निकालना है कंप्रेसिव फोर्स, तो अगर कंप्रेसिव फोर्स में C1 निकालना चाहता हूं, C1 की वैल्यू सर हमारे पास में क्या होगी, हमारे दिमाग में आ रहा है कि सर C1 निकालना हमें सिखा दीजिए या C2 हमें निकालना सिखा दीजिए। तो पहली बात तो आपके पास में एरिया निकालना आपको आना चाहिए। स्ट्रेस की वैल्यू तो आसान है, क्योंकि फोर्स जो होता है वो होता है स्ट्रेस इंटू एरिया। फोर्स क्या होता है जनरली, स्ट्रेस इंटू एरिया। तो कंप्रेसिव फोर्स भी वही स्ट्रेस इंटू एरिया होगा। तो मेरे पास में स्ट्रेस तो है, दैट इज द वैल्यू, बट एरिया नहीं है। मैं आपसे कहता हूं कि इस रेक्टेंगल का एरिया को मैं A1 मान लेता हूं, तो इस A1 एरिया को कैसे निकालूंगा सर, एरिया होता है B इंटू डी, मतलब रेक्टेंगल का एरिया होता है दिस वैल्यू इंटू दिस वैल्यू। क्योंकि आपको ये तो दिख ही रहा होगा कि इस जगह पर रेक्टेंगल ये वाला है, तो इस रेक्टेंगल का एरिया, चलो कमेंट सेक्शन में आप बताओ कितना होगा रेक्टेंगल का एरिया। देख लें एक बार, आप लोगों के ज्ञान देख लें क्या चल रहा है आपके दिमाग में। मुझे इतना बताओ दो, इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, बताओ जरा कॉमेंट सेक्शन में। इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, बस इतना बता दो मुझे। इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, एक चाय मंगा दो यार। इस रेक्टेंगल का एरिया आपके पास में क्या होगा, ये एक बार बता दो कमेंट सेक्शन में। हम ही तो देखें आपको कितना आता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा। ये एरिया निकाल रहे हैं भाई साहब। अरे भाई बता, मतलब सांप सूंघ गया तुमको, हमने क्या पूछा। एक बच्चा कह रहा है बी इंटू डी हो गया, एक कह रहा है बी इंटू 3/7XU आपके पास फॉर्मूला है सर, 3/7XU इंटू बी। बताओ बस 4-5 बच्चों को पता है। एक कह रहा है 3/7 टाइम्स ऑफ XU इंटू 0.5, यही तो सुन। अरे अब आ रहे हैं ना महान, तो 0.45 इंटू C1 P इंटू 3/7, 3/7XU इंटू 0.0035। अरे वाह भैया वाह वाह वाह, तुम्हारे तो जवाब ही नहीं है। मुझे पता था ना कि मैं क्या पूछूंगा और क्या होगा तुम्हारे साथ। एक कह रहा है BD²/12। इसीलिए तो कह रहा हूं कि इस बैच में मुझे लगता है कि पहले तुमको पहाड़े सिखाने पड़ेंगे, चौथी क्लास में ले जाना पड़ेगा, तब तुम्हारे अकल आएगी। एक लिख रहा है 0.45 FCK इंटू 3/7XU। बेटा गुस्सा तो इतना आता है ना मेरे को ऐसे बच्चों पे। एक और लिख रहा है अंकित काकू जी 0.45 FCK इंटू 3/7XU। क्योंकि तुम्हारा भेजा तो काम कर नहीं रहा है, तो मैं चैट बॉक्स के अंदर अरे समझ में आ रहा, अरे छर लाल पीले गुलाबी हरे दिल, लो सर लो, अरे सर लुटा दिए, लो। अब पूछ लूं तुमसे तो, मतलब थोड़ी सी तो यार शर्म करो, थोड़ी सी तो भैया शर्म करो। एक बच्चा कह रहा है 0.45 टाइम्स ऑफ FCK इंटू 3/7XU सर। ठीक है सर, ओके भैया देखते हैं एक बार। ये तो स्ट्रेस है, तो ये हो गया न्यूटन पर mm², और ये होता है भैया mm, तो mm से एक mm कट गया और न्यूटन पर mm आ गया। ये भैया एरिया का फॉर्मूला है, एरिया की यूनिट है। मैंने तो आज तक जिंदगी में नहीं पढ़ी। एक फिर कह रहा देखो 0.45 FCK इंटू BD। अरे
एक तो 0.1928 ही निकाल दिया, क्या बात। फोर्स भी गलत है बेटा, फोर्स भी गलत बता रहे हो। तुम सोच के बताओ, तुम थोड़ा सा तो बुद्धि रखा करो यार, कहां से बुद्धि आई है तुम्हारे अंदर, मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा। तुम अपने कॉलेज में क्या कर, एक कह रहा है सर स्टील की कोड बुक भी काम आएगी क्या इसमें। कॉलेज में क्या करते थे, क्या किया था कॉलेज में, कैंटीन के पीछे जो है घूमते थे हाँ, या कॉलेज नहीं जाते थे। भाई साहब जब एरिया निकाला जाता है तो उसकी यूनिट बेटा एमएम स्क्वायर होती है, एमएम स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कब से एरिया की यूनिट आने लग गई। बेटा ये जो स्ट्रेस आ रहा है ये इस पूरी विड्थ के लिए ही तो आ रहा होगा, ये रफ डायग्राम्स ही तो हैं। तो एरिया होगा बी दिस वैल्यू इंटू दिस वैल्यू, दिस वैल्यू इज दिस 3/7xu। जिसने ये लिखा है वो सब सही है, हो गया। सर A2 के बारे में बात कर लेते हैं। देखो A2 के बारे में जब बात करेंगे A2 के बारे में, तो A2 क्या होगा। पहली बात तो सर आपने बताया कि 2/3 टाइम्स ऑफ A इंटू बी होता है A2। जहां पर आपने हमें अपने डायग्राम में ये बताया कि सर ये आपके पास में अगर A है और ये B है तो आंसर आएगा 2/3 टाइम्स ऑफ A इंटू बी, करेक्ट है। अब इसमें A की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू कितनी के बराबर, इसी के बराबर। ये कितना था, B था, तो ये क्या आएगा B इंटू, और ये वैल्यू कितनी है सर अपने पास, आगे जाइए 4/7xu, ये हो गया एरिया। पता नहीं भाई क्या चल रहा है। चलिए समझ में आया, एरिया निकाला, दिस इज, ये बेटा ये स्ट्रेस की वैल्यू है, कहां तुम दिमाग लगा रहे हो, लेकिन ये स्ट्रेस की वैल्यू है, लेकिन इसकी चौड़ाई, इसमें कहीं मैंने ऐसे लगाया, मैं ऐसे लगाता तो तुम कहते भी कि हाँ सर इसने आपने तो डिस्टेंस दिखा रखा है, तो डिस्टेंस की वैल्यू है। बेटा यहां से यहां तक की जो वैल्यू है ये तो विड्थ के बराबर ही होगी ना, बी के बराबर ही, वो तो वही तो लिखा है मैंने, बी बोलो या कैपिटल बी बोलो, कुछ भी बोल दो इसको, यही तो होगी बेटा। तो अब हम लोग फोर्स निकाल लेते हैं। तो आप मुझे बताइए कि C1 फोर्स किसके बराबर होगा। सबसे पहला आया C1 फोर्स, C1 फोर्स किसके बराबर होगा, स्ट्रेस इनटू एरिया। स्ट्रेस कितना होता है कंक्रीट के लिए 0.45 टाइम्स ऑफ एफसी के, दिस इज द स्ट्रेस। एरिया कितना था, एरिया था B इंटू 3/7 टाइम्स ऑफ XU, हो गया। दूसरा आपके पास में सर C2 निकालेंगे, C2 आपके पास में ये कितना है सर, ये C1 था, C2 निकालेंगे कितना है सर 0.45 टाइम्स ऑफ FC के, क्योंकि स्ट्रेस तो सेम है कंक्रीट के अंदर। स्ट्रेस इंटू एरिया कितना होगा 2/3 टाइम्स ऑफ B इंटू 4/7 टाइम्स ऑफ XU, ये होगा। यस सर यही होगा, ओके होगा, यस सर यही होगा। अब इसको समझते हैं। अब हमने क्या बोला सर कि ये आपके पास लिख भी देता हूं भैया, मुझे तुम्हारे ऊपर तो भरोसा ही नहीं, भरोसा ही उठ गया, मैं तुमसे क्या ही पूछूं। अब ये वैल्यू बेटा स्ट्रेस की है और ये वैल्यू बेटा आपके पास में किसकी है, ये है एरिया की वैल्यू। ये वैल्यू आपके पास में किसकी है, स्ट्रेस की है, और ये आपके पास में वैल्यू किसकी है, एरिया की वैल्यू है। अब फाइनली इस जगह पर मैं इसलिए एक एक बारीक बारीक चीजें लिख रहा हूं, ये तक लिख दिया क्योंकि मुझे पता है भैया तुमको डिस्टेंस लर्निंग वाले एक बच्चा बोल रहा था कि सर हम तो डिस्टेंस लर्निंग वाले एक बच्चा बोल रहा है, तो तुमको तो ये भी बताना पड़ेगा कि रेक्टेंगल का एरिया B इंटू डी होता है, बताना पड़ेगा। और तुम कहो तो कल से मैं तुमको बताऊंगा, देखो बेटा एक चूल्हा बनाओ पहले, एक और चूल्हा बनाओ पहले, फिर ऐसे करो, फिर एक और डंडा खींचो, देखो आ बन गया। इसको क्या बोलते हैं, छोटा आ बोलते हैं इसको। भाई थोड़ा सा तो लिहाज रख लो इंजीनियरिंग की, हैं। कोई बात नहीं भैया काकू साहब, हमसे गलती हो गई है, आपकी गलती नहीं है, हमारी गलती है। छोटा बनाना सीख गए, किस किस को समझ आया ये। अभी भी कोई ये बोल देगा सर एक बार और रिपीट करता हूं, सर आप डरा देते हैं। डरता वो है बेटा जिसके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता, डरता वो है बेटा जिसके पास ज्ञान नहीं होता, और डरता वो है बेटा जो अपनी कही हुई बात पे स्टैंड नहीं ले सकता। तुम मुझे डरा के देखो, तुम मुझे पूछ के देखो कुछ, फिर डरा के देखो। समझे बात को, कौन डरता है, जिसके पास कॉन्फिडेंस नहीं, जिसके पास ज्ञान नहीं, और जिसके पास अपने स्टैंड पे रहना नहीं आता, वो होता है। डरा देते हो, अरे इसमें भी हमारी गलती है, डरा देते हो। तुमसे पूछा कि ये क्या होता है, बस पूछ लो बस इतना सा, और डरा नहीं बेटा।
अरे तो ज्ञान लेकर आ रहे हो तुमसे तो मैं बचपन की चीजें पूछ रहा हूँ। ज्ञान क्यों हमसे ज्ञान लेने आए? देखो तो सही, एकदम हीरो बन रहा है, ज्ञान लेने आए। लेकिन वो वाला ज्ञान जो बाकी के मास्टरों ने तुमको दिया, वो वाला जो तुमको बाकी के तुम्हारे टीचरों ने ज्ञान दिया 10वीं 11वीं क्लास में, तुमको बी इंटू डी करना सिखाया, तुमको पैराबोला के इक्वेशंस निकालना सिखाया, उनके ज्ञान का क्या? उनके ज्ञान को भूल गए? अब तो नहीं भूलोगे। और ये ऐसी ऐसी जगहों पर बेटा मैं ज्यादा माहौल इसलिए बनाता हूं क्योंकि ये कभी भूल ना पाओ, इस जगह पे कोई गलती ना करो। इसी कारण से चाय पी लें थोड़ी सी। अरे एसी थोड़ा तेज बढ़ाना पड़ेगा, एसी को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा तभी आएगा मजा। चलो तब तक तुम बताओ, शांत पढ़ रहे हो वैसे, लेकिन एक मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। और आज मुझे ऐसे भी लग रहा है कि बच्चे बड़े कम है। अच्छा एक बात और, एसी चला दो यार, थोड़ा सा ठंडा कर दो। आज ना मैं एक चीज तो बताना भूल गया, तुमको इस बात पे समझाना पड़ेगा। आज रात को इस क्लास के जस्ट बाद 8 बजे जो हमारा जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, मेरा वाला नहीं, हमारा जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, उस पर मैं लाइव आऊंगा। तो उस पर कुछ बातें इंपॉर्टेंट करनी है, लाइव सेशन है, तो उसमें आ जाना, आपको बोलने का मौका मिलेगा। आप अपनी सुंदर सुंदर शक्ल भी दिखा सकते हो अगर आप चाहो तो उसके अंदर, ठीक है। एक बार चल रहा है पुरानी बातों पे मिट्टी डाल दो, वो तो पाइथागोरस बताते थे बस। हाँ तो उनको वही आती होगी, पाइथागोरस ही आती होगी। हाँ 8 बजे लाइव सेशन है, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलिए अब इस पे आए भाई, तो हमने देखा सर आपने हमें जो समझाया वो क्या समझ में आया हमको? हाँ सर, हम एनालिसिस को पढ़ रहे थे। धीरे धीरे मैंने कहा कि कुछ पहले हमें चीजें समझनी होंगी। व्हाट इज द सिंगली रिइंफोर्समेंट बीम में एनालिसिस और डिजाइन का क्या मतलब। फिर हम लोग एनालिसिस शुरू कर रहे हैं। इसके मैंने 2 पॉइंट्स बताए। पहला, सिमिलर ट्राइंगल कॉन्सेप्ट से आपके पास में ये समझ में आया कि इन दोनों की वैल्यूज क्या होती हैं, ये वाली वैल्यूज आपको बताई, साथ के साथ एक्सयू होती है, ये आपको एक्सप्लेन किया है। एंड देन उसके बाद C1 C2 और टी की वैल्यू आपको निकालना सिखा दिया, ठीक है। A1 A2 कैसे निकालते हैं सब कुछ आपको बता दिया है। अब इसके बाद में हमें आगे की चीजें भी समझनी होंगी, है ना। चलो हाँ अब इसको समझने की और कोशिश करते हैं। हाँ अभी देखते हैं, आगे डिस्कस करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं हम इसको। तो इस जगह पर अगर मैं कहता हूं इस जगह पे कंबाइंड कंप्रेसिव फोर्स कितना हुआ, लेकिन हमें C1 C2 तो मिल गया, लेकिन सर अब हमारे पास में कंबाइंड कंप्रेसिव फोर्स कितना होगा, क्योंकि हमें जो फोर्स चाहिए वो हमें रिजल्टेंट फोर्स चाहिए। कैसा बेटा? कंबाइंड कंप्रेसिव फोर्स। अच्छा कंबाइंड कंप्रेसिव फोर्स को हम रिजल्टेंट कंप्रेसिव फोर्स के नाम से भी जानते हैं, रिजल्टेंट कंप्रेसिव फोर्स के नाम से भी इसको हम लोग जान सकते हैं। तो सर कितना होगा रिजल्टेंट कंप्रेसिव फोर्स, इसको मैं C बोल देता हूं, और C आपके पास हो जाएगा C1 प्लस C2। जब आप C को ऐड करोगे तो C1 कितना है आपके पास 0.45 FCK इंटू B इंटू 3/7 टाइम्स ऑफ B इंटू 3/7 टाइम्स ऑफ XU प्लस दूसरा वैल्यू आपके पास में 0.45 टाइम्स ऑफ FCK इंटू 2/3 इंटू ए का मतलब है B इंटू 4/7 टाइम्स ऑफ XU। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कंप्रेसिव फोर्स आएगा कंप्रेसिव फोर्स आएगा आपके पास में 0.36 टाइम्स ऑफ FCK इंटू B डॉट XU। ये याद हो जाना चाहिए आप लोगों को। इसके ऊपर वापस से एक बॉक्स बनाने का समय आ चुका है पिंक कलर का, इसलिए हमने इसको बना दिया। अब यहां तक हमें सर टेंसाइल फोर्स निकालना आ गया, कंप्रेसिव फोर्स। अब आपको डायग्राम में ये C1 C2 बनाने की जरूरत नहीं है। आप डायग्राम में क्या करेंगे, डायरेक्ट आप लोग C1 C2 नहीं बनाओगे, आप इसमें डायरेक्टली क्या करेंगे, बनाएंगे, दैट इज कंबाइंड कंप्रेसिव फोर्स C बोल देते हैं हम इसको। ये रफली मैंने बता दिया कहीं पे। और इसकी वैल्यू कितनी आई सर, वैल्यू भी हमें जान चुके हैं 0.36 इंटू FCK इंटू B डॉट XU। ये हो गया, C1 C2 बनाने की जरूरत नहीं है। अब पॉइंट ये आता है हमारे दिमाग में, एक और चीज आती है कि भाई देखो ये जो कंबाइंड कंप्रेसिव फोर्स है ये आपका टॉप से कितनी डिस्टेंस पर लग रहा है। ये आपसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि बताइए टॉप से यानी कि आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर से कितनी डिस्टेंस पर ये आपका फोर्स लग रहा है, ये आपको निकालना है अब। और अब ये तो जानते हो कि यहां से यहां तक की जो टोटल वैल्यू है ये आपके पास XU है, जो मैंने वहां भी लिख रखा है, यहां पे दोबारा भी लिख सकता हूं। ये आपके पास वैल्यू आपको बताइए, दिस इज द XU वैल्यू, है ना, ये XU वैल्यू है। तो आप बताइए टोटल जो कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है टॉप से कितनी डिस्टेंस पर लग रहा है। ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम के अंदर, जिसे हम लोग कहते हैं दैट इज द, इसको लिख देता हूं हेडिंग डाल के, हेडिंग डालेंगे इसी के नीचे तीसरा हेडिंग आ गई बेटा, हैज बन गया, मतलब तीसरी चीज आ गई, इसको लिखेंगे लोकेशन ऑफ
रिजल्टेंट कंप्रेसिव फोर्स और लोकेशन ऑफ रिजल्टेंट कंप्रेसिव फोर्स फ्रॉम द आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर। कहां से बेटा? आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर जो है हमारा, वहां से इस कंबाइंड कंप्रेसिव फोर्स की लोकेशन क्या है। ठीक है, चलिए सर निकालते हैं। अब आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, वैसे देखो डायरेक्ट रिजल्ट भी याद कर सकते हो, और अभी मैं आपको समझा रहा हूं क्योंकि बिना समझाए कुछ होगा नहीं, लेकिन बाद में ना तुम खुद बोलोगे कि सर इसमें तो कुछ था ही नहीं, हम तो इसको खुद ही कर सकते थे, है ना। बाद में खुद ही क्रेडिट लेते घूमेंगे, अरे सर आपने क्या सिखा दिया, हमको तो पहले से ही आता है। ठीक है, देखो आपने अब ये सब कहां पढ़ा होगा, सेम वही बात कॉलेज में पढ़ा होगा या स्कूल में 11th क्लास में पढ़ा होगा। मान लीजिए मैं इस वैल्यू को x बार बोल देता हूं, इस डिस्टेंस को मैं x बार बोल देता हूं। क्या बोल देते हैं सर? इसको x बार बोल देते हैं इस डिस्टेंस को। हमें रिजल्टेंट कहां पर लग रहा है फोर्स, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो x बार आपने एक फॉर्मूला सुना होगा, C1x1 प्लस C2x2 अपॉन C1 प्लस C2। अब देखिए C1 प्लस C2 की वैल्यू तो आपके पास ये रही, C1 प्लस C2 की वैल्यू ये रही 0.36 FCK.XU। चलिए अब इसकी बाकी की वैल्यू को निकालते हैं। इसी जगह थोड़ा छोटा लिख दूं, इसको इधर की तरफ लिख दूं ताकि एक ही लाइन में आ जाए। x बार का फॉर्मूला हुआ सर C1x1 प्लस C2x2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है सर, अब इस जगह पर मैं एक लाइन खींच देता हूं लास्ट तक, यहां तक खींच देते हैं। नीचे लिखते हैं C1 प्लस C2 की वैल्यू तो हमें पता है 0.36 इंटू FCK इंटू B.XU होती है, ये तो हमें पता है C1 C2 की वैल्यू। लेकिन अब सर x1 x2 हमें नहीं पता, क्या है ये x1 x2, ये आपको बताऊंगा। C1 कौन से वाले डायग्राम का, C1 की पूछूं तो C1 आपके पास में कौन से वाले डायग्राम का फोर्स था सर? ये x1 का, मतलब ये जो आपके पास में अभी फिलहाल मैं आपको रफली बताऊं कि ये जो C1 था ये कौन से वाले डायग्राम का आपके पास में फोर्स था? इसका था सर C1। और C2 किसका था? इसका। और ऑब्वियस सी बात है C1 जो लगा होगा ये अपने CG पे लगा होगा, और मैं CG कहां से, मैं लोकेशन कहां से देख रहा हूं? टॉप से। तो ये जो डिस्टेंस है इसको x1 बोलते हैं बेटा। ये आपके पास में C1 है और ये आपके पास में आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर, यहां से हमें जो डिस्टेंस निकालनी इसको बोलते हैं x1। अब आप मुझे बताओ कि ये मैंने आपको CG अभी सिखाए थे, इससे पहले वाले उसमें CG तो सिखाया था मैंने आपको ये कहा था कि भाई रेक्टेंगल का जो CG होता है ये होता है d/2। अगर ये डिस्टेंस आपकी d है तो ये d/2 पर आपके पास में इसका CG होगा। करेक्ट बात है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भैया मेरे पास तो ये जो डिस्टेंस है ये आपकी 3/7 XU है, तो इसका CG जहां पर ये फोर्स लग रहा होगा C1, ये कितना हो जाएगा? 3/7 XU का आधा हो जाएगा ना बेटा, 3/7 XU का आधा। अब ये चीज अगर समझ में आ गई तो 3/7 XU का चलिए मैं आधा कर देता हूं, कोई बात नहीं बेटा, बनाऊंगा, अभी टेंशन मत लो, सारे डायग्राम बना दूंगा, घबराइए मत। तो यहां पे मैंने लिख दिया कि सर पहली बात तो C1 की वैल्यू कितनी है, ये रही सर C1 की वैल्यू 0.45 टाइम्स ऑफ FCK इंटू B इंटू 3/7 XU। ठीक है, ये आपके पास में हो गया सर स्ट्रेस इंटू एरिया, C1 बन गया। अब आती है सर इस जगह पर मैं लिखूंगा x1 की वैल्यू कितनी है, तो C1 तो ये लिख दिया पूरा। अब x1 कितना है तो इस डायग्राम में ही मैं मेंशन कर देता हूं। एक बच्चा कह रहा है कि सर हमें तो याद ही नहीं रहता कुछ भी, तो आप सर प्लीज आप खुद ही कर दो, पेपर भी मैं आप बता दूंगा, जब मेरा एडमिट कार्ड आएगा ना तो आप ही आ जाना सर, क्योंकि मेरे को बड़ी दिक्कत होगी वहां पे, शायद मैं पेपर तक जाने तक भूल ही जाऊं, तो प्लीज इसको लिख दीजिए। तो ये C1 है आपके पास, और इस C1 की यहां से आपकी डिस्टेंस है, इसको x1 बोलते हैं। तो ये x1 कितना हुआ, ये बेटा आपके पास में यहां जो डिस्टेंस होगी इस जगह तक की, इसको भी लिख दूं बेटा, 3/7 XU है ये, तो ये 3/7 XU है, तो इसका CG कहां पर होगा? x1 की वैल्यू क्या होगी? दिस विल इक्वल्स टू 3/7 टाइम्स ऑफ XU का आधा। तो यहां वैल्यू कितनी बनी? दैट इज हाफ ऑफ 3/7 टाइम्स ऑफ XU बन गया। हो गया सर। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं सर, आपके पास में C2 कितना है? C2 ये रहा 0.45 टाइम्स ऑफ FCK इंटू 2/3 टाइम्स ऑफ B इंटू 4/7 टाइम्स ऑफ XU। ये तो क्या है आपके पास में? ये जो वैल्यू है आपके पास में, ये तो है आपके पास में क्या? दैट इज द फोर्स। अब हमें निकालना है सर आपके पास में x2 कितना होगा? चलिए सर x2 के बारे में बात कर लेते हैं, पहले इस लाइन को लंबा खींच दूं थोड़ा सा और। अब x2 निकालते हैं, देखें सर x2 क्या आएगा। डायग्राम में आते हैं, क्या हम लोग ये कह रहे हैं कि जो C2 फोर्स था वो यहां पे कहीं था, मतलब यहां कहीं था? यस सर, C2 फोर्स। अब C2 फोर्स भाई सीधी सी बात है, इसका CG तो सर आपने हमें पढ़ाया है। क्या है सर इसका CG? आपने बताया सर अगर
एक पैराबोला, ऐसे पैराबोला बना हुआ है, सुनना, चलो मैं यहां पे समझाता हूं, इसको लिख के बताता हूं, फिर बाद में मिटा देंगे क्योंकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लो आपके पास में ये पैराबोला है सर, ठीक है, ये ए बोल देते, ये इसकी डिस्टेंस कितनी है, बी है, और सर ये वाली डिस्टेंस इसकी कितनी है, दैट इज 4/7 टाइम्स ऑफ एक्स यू, ठीक बात है ना। और सर इसका 4 से लग रहा होगा, C2 का यहां पे लग रहा था। अब लेकिन हमें जो डिस्टेंस चाहिए ना सर, वो एक्चुअली में डिस्टेंस हमें चाहिए यहां से नहीं चाहिए, हमें डिस्टेंस यहां से चाहिए, आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर, ये जो जगह है ना, ये वाली जगह आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर इसको बोलते हैं, यहां से चाहिए हमें जगह। तो अगर यहां से चाहिए तो पहले मुझे कहां तक पहुंचना पड़ेगा सर, पहले मुझे पहुंचना पड़ेगा यहां तक, एंड देन उसके बाद मैं इसमें क्या लगाऊंगा, ये वाली डिस्टेंस और लगाऊंगा। पहली बात तो इसको मैं बोल देता हूं P और इसको बोल देता हूं Q। तो कायदे से आपका जो x2 बना वो P प्लस Q के बराबर बना। अब कैसे सर, पहले देखो, क्योंकि मैं जब पैराबोला की बात करूं तो मुझे रेक्टेंगल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे वैल्यू कहां से चाहिए, वैल्यू मुझे इस जगह से चाहिए। तो यहां से लेकर के यहां तक पहले तो मैं सीधा सीधा चलूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं ये तो पैराबोला नहीं है ना, इससे तो मुझे कोई लेना देना नहीं है। या पैराबोला भाई, रेक्टेंगल की बात तो कर ली ना मैंने x1 को लेके, तो यहां से यहां तक पहले चलूंगा तो वैल्यू बनी 3/7 XU, सबसे पहले तो इतनी डिस्टेंस में चल गया। अब जब यहां पे आया तो ये मुझे पूरी थोड़ी ना लेनी है, मुझे देखना है कि ये कितनी डिस्टेंस पर है। तो अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो x2 कायदे से कितना हुआ, तो यहां से लेके यहां तक यही तो बेटा x2 है, दिस इज द x2। तो अब अगर x2 की वैल्यू मुझे निकालनी है तो x2 क्या बना, p प्लस q, मतलब दिस रफली बता रहा हूं, p और ये वैल्यू q। अब ये मैंने आपको बनाना सिखाई रखा है, क्या कि पैराबोला का CG होता है 3/8 टाइम्स ऑफ ए मतलब दिस वैल्यू, ये a होती है वहां पे और ये b होती है, b तो b लिखी हुई है, ये कितनी है 4/7 टाइम्स ऑफ XU। मेरे हिसाब से आप सभी को समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल वैल्यू कैसे बनी। देखो हमें कायदे से कहां से चाहिए, टॉप से चाहिए, और टॉप के बीच में भैया आपका रेक्टेंगल तो पहले से ही बना हुआ है ना, तो रेक्टेंगल को तो आपको पार करना ही पड़ेगा। तो ये वाली डिस्टेंस आपके पास में कितनी थी, 3/7 XU। तो यहां से अगर लेना है तो 3/7 XU का एज इट इज लेना है, और उसके बाद पैराबोला के लिए जो CG निकालने का फॉर्मूला है वो है 3/8 टाइम्स ऑफ 4/7 XU। तो वैल्यू कितनी आई बेटा आपके पास में, ठीक है, ठीक है, तो वैल्यू कितनी आई आपके पास में वैल्यू कितनी आई बेटा आपके पास में, दैट इज 3/7 XU प्लस 3/8 इंटू 4/7 XU। कितना आया बेटा, ये वैल्यू निकल के आई 3/7 XU, 3/7 XU प्लस 3/8 टाइम्स ऑफ 4/7 XU। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को सबको ये बात समझ में आई होगी। मैंने C1 X1 C2 X2 दोनों वैल्यू लिखना भी सिखा दिया और काफी अच्छे से आपको समझ में भी आ गया होगा। अब अगर हम लोग ये कहें कि इसकी वैल्यू आएगी कितनी सर, टोटल वैल्यू इसकी आई कितनी सर, ये कौन बताएगा, हम ही बताएंगे और कौन बताएगा। तो इस जगह पे जब इस वैल्यू को निकाला तो हमने देखा कि सर जो x बार की जो वैल्यू है दैट इज 0.42 टाइम्स ऑफ XU निकल के आती है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, अब इस पे एक और बॉक्स आ जाता है, अब बॉक्स के साथ साथ अब हम उस डायग्राम में जाएंगे और उस डायग्राम में इस वैल्यू को भी पुट कर देंगे। तो इस डायग्राम में पहुंचे और सर हमें पता चला कि जो x बार की एक्चुअल वैल्यू है, थोड़ा x बार को यहां से डिलीट करता हूं पहले, अभी ठीक है। तो यहां से हमें पता चला कि x बार की जो फाइनल वैल्यू हमारे पास में है, x बार की फाइनल वैल्यू जो हमारे पास में यह है 0.42 टाइम्स ऑफ XU। ये बना दिया सर। अभी फाइनल डायग्राम भी बनाएंगे, एकदम फेयर डायग्राम वो भी बनाएंगे। पहले तो तुम बताओ तुमको समझ में आ रहा है, पल्ले पड़ रहा है कुछ बेटा, मैं कुछ भी नहीं छोड़ता हूं, एक एक चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों के लिए, पर आपको रहना पड़ेगा। हमको RCC सर समझ नहीं आती, अभी भी नहीं आएगी सर समझ में, कितना भी कोशिश कर लो सर, आप सीखने के एटीट्यूड से सीखो, पढ़ोगे क्लास में तो सब समझ में आएगा, सब आसान लगेगा। पहले एक बार कमेंट सेक्शन में आज मुझे अभी यहां तक का आप लोग रंग बिरंगे लाल गुलाबी हरे नीले पीले दिल, हर एक बच्चा जो कि कोई भी स्टेट से बैठा हुआ है बना के बताएंगे कि सर हमें पॉइंट यहां तक जो आपने समझाया पिछले 5-6 क्लासेज में सबको समझ में आया। जल्दी से बताइए। एक कह रहा है भावेश आखरे आखरे, फिर तुम कहते हो सर गुच्छा कर देते हैं। एक बच्चा कह रहे 3/8 कहां से लिया सर, मतलब ऐसे ही आज मेरे जेब में पड़ा आ गया था, जब मैं घर से निकल रहा था तो मैंने देखा 3/8 मेरे जेब में आ गया, तो मैंने कहा कहीं काम नहीं आ रहा तो यहीं चिप देता हूं, तो मैंने चिप दिया। एक बार अगर X1 को एक बार बता दीजिए,
एक बार चक्कर x1 को एक बार बता दो। दे यार देख भैया, ऐसे समझ ले तू, क्योंकि तेरे पल्ले छोटे वाले डायग्राम से आ नहीं रहा है। देख समझना, मैं मान लेता हूं कि मेरे को नहीं पता कि मेरा फोर्स कहां लगा हुआ है, मुझे पता ही नहीं है, मैं इस डिस्टेंस के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरे पास एक फोर्स है C1 जो कि इस रेक्टेंगल के CG पर लगा हुआ है, और एक फोर्स है C2। अब पॉइंट ये आता है सर x, हमें वैल्यू कहां से लेनी है? इसको बोलते हैं बेटा आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर, इसको बोलते हैं आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर। अब हमें इस जगह से जो भी रिजल्टेंट फोर्स हमारा है C, इन दोनों का कंबाइंड, इसकी डिस्टेंस निकालनी कि ये डिस्टेंस कितनी आएगी। अब तुम ये मत कहना तो आपने यहाँ पे कैसे बना दी, अभी मैंने रफली बनाया, मुझे नहीं पता कहां लग रहा है, लेकिन एक्चुअली बता रहा हूं कि मान लेता हूं मैं यहां लग रहा है x बार पे। अब इसके लिए दोनों वैल्यूज हमें टॉप मोस्ट कंप्रेशन फाइबर से लेनी, तो इस वैल्यू को मैं बोलता हूं x1 और टॉप मोस्ट कंप्रेशन फाइबर से इस वैल्यू को बोलता हूं x2। अब ये वाली डिस्टेंस आपके पास में 3/7xu है। मैं पहली बार जिंदगी में ये वाला डायग्राम बना रहा हूं किसी बैच के अंदर, मैं सीरियसली बता रहा हूं, मैं जिंदगी में आज तक ये वाला डायग्राम ऐसे कभी बना के किसी क्लास में नहीं समझाया। कारण क्या है? क्योंकि कारण मैं तुम्हें क्या बोलूं, फिर तुम बोलोगे हमारी बेइज्जती कर रहा है मास्टर, इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई, हम पूरा रोकड़ा दे के आए हैं और ये हमसे बोले जा रहा है। पर सच्चाई सबको बुरी लगती है, चाहे तुम पैसे दे के आओ, चाहे तुम कैसे आ जाओ। इस वजह से बता रहा हूं, ये किसी ने नहीं पूछा मेरे से आज तक कि सर हमें x1 नहीं समझ में आया। आप सच बता रहा हूं, किसी ने आज तक नहीं पूछा। फिर भी जिसने भी पूछा है मैं आप बताऊंगा, क्योंकि मुझे अब डर लगने लग गया तुमसे, कहीं मेरे नाम की तुम सुपारी ना दे दो कहीं पे, है ना। चलिए देखते हैं। तो अब यहाँ पे x1 अगर मैं निकालना चाहता हूं, पहली बात तो सर रेक्टेंगल का CG हमने आपको पहले ही बता दिया, ये रेक्टेंगल है, इसका ये मान लो ये डिस्टेंस d है, तो इसका CG होता है बेटा d/2 पर। अगर आपके पास में पैराबोला है, ऐसे ये a है ये b है, तो इसका पैराबोला होता है 3, ये a है ये b है, 3/8 टाइम्स ऑफ a पर होता है इसका CG। ये CG का फॉर्मूला, ये भी यहां पर CG का फॉर्मूला है। हो गया सर? ओके। अब सबसे पहले हमें x1 निकालना है। C1 के लिए x1 कितना आएगा भाई? रेक्टेंगल कहां तक है, पहली बात ये दिमाग में बिठाओ, रेक्टेंगल कहां तक है? रेक्टेंगल सर यहां तक है। ये डिस्टेंस कितनी है सर? 3/7xu है। तो ये कहां पर लगता है? मैंने बताया रेक्टेंगल का CG कहां पर होता है? इसके सेंटर पे होता है। तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी? ये आएगी सर 3/7 टाइम्स ऑफ xu का आधा, इसका आधा कर देंगे तब आएगा आपके पास में। दूसरा पॉइंट है, हाँ दूसरा पॉइंट है आपके पास में कि ये आपके पास C2 है, तो बेटा लेवल को मैच करो। अगर कमजोर हो ना बेटा तो लेवल को मैच करने की कोशिश करो, क्योंकि नहीं तो लोग तुमको कुचल जाएंगे। बात आई समझ में? तुमको लगता होगा ये मास्टर बहुत शुरू में मेरी तुमको क्यूट शकल देख के, ऐसा मुझे बोलते हैं, मास्टर की क्यूट शकल देख के लग रहा है कि ये तो बहुत ही बढ़िया है, इसको तो हम अपने कब्जे में रखेंगे, जैसे बोलेंगे वैसे ही करेगा। तुमको पता नहीं है बहुत खतरनाक आदमी से तुमने पंगा ले लिया है। अब गड़बड़ क्या हो गई है कि अगर मैं तुमको मीठी मीठी बातें करूंगा तो तुम्हारे साथ मैं घर लौटूंगा ना, तब मुझे बड़ा बुरा लगेगा कि यार क्या क्या झूठ बोल दिया मैंने उनके बारे में, कि वाह क्या बैच है, वाह ऐसे बच्चे तो मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखे। पर तुमको अब सच्चाई बोलनी ही पड़ेगी कि भैया देखो, अगर कमजोर हो तो तुमको कोई कुचल के चला जाएगा और फिर तुम कोर्स खरीदते रह जाओगे। अगर कोर्स नहीं खरीदने, कुचलवाना नहीं है खुद को, तो मेहनत करना सीखिए। और मेहनत करना सीखने के लिए आपको बहुत एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, तब आता है मजा। आई बात समझ में? बढ़ें आगे, चलें आगे, आइए फिर भी बता रहा हूं पूरी ईमानदारी से। x1 बराबर हो गया बेटा 3/7 xu का आधा कर दो। अगला पॉइंट आता है सर यहां से लेके यहां तक, लेकिन भैया बीच में, अब यहां पे हमने रेक्टेंगल की बात करी तब क्या हमने पैराबोला की बात करी? नहीं करी सर। जब हम पैराबोला की बात करेंगे तब क्या रेक्टेंगल की बात करेंगे? नहीं करेंगे सर। हम तो इसके साइड से निकल रहे हैं, लेकिन हमें वैल्यू कहां से चाहिए? डिस्टेंस हमें आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर से चाहिए। तो यहां से लेकर के यही तो है हमारे पास x2, लेकिन बीच रास्ते में ये डिस्टेंस तो तुम्हें ट्रेवल करनी ही पड़ेगी ना। अब तुमको चाहे रेक्टेंगल को साइड में भगा दो, इसको तुमको ये डिस्टेंस तो सीधी सीधी ट्रेवल करनी पड़ेगी। तो x2 आएगा 3/7xu, तो सीधा सीधा सर दिस वैल्यू। अब यहां पर ये वाली जो डिस्टेंस बनेगी ये कैसे निकलेगी? तो इसके लिए बताया मैंने 3/8 टाइम्स ऑफ ए। अब देखो क्या तुमको ये वाला जो डायग्राम है, ये डायग्राम कुछ मिलता मिलता लग रहा है क्या इससे? हाँ सर।
अब इसमें ये जो डिस्टेंस होती है क्या होती है, 4/7 होती है ये वाली डिस्टेंस आपकी। इसको यहां पे ए बोल रखा था, तो इसमें 3/8 टाइम्स ऑफ ए लिखूंगा, तो बेटा ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है ये आपकी 4/7 टाइम्स ऑफ एक्स यू है। तो इसको 3/8 इंटू, और ए की जगह पर यहां पे क्या है 4/7 एक्स यू, यही तो लिखूंगा। हाँ, तो ये समझ में आ गया, ऐसे किया है बेटा, इसको क्लियर हो गया। मैं तो बेटा ये डायग्राम भी खतरनाक सा बना हुआ है, तो मैं जरूरत ही नहीं है किसी चीज को करने की। क्लियर हो गया, इसको मिटा रहा हूं बेटा, इसकी जरूरत नहीं है। आपको चाहे तो खुद से लिख लेना अपने नोट्स में, इन नोट्स में रहने दीजिए, नहीं तो पूरा घोच पोच हो जाएगा, तुम्हें मजा भी नहीं आएगा पढ़ने में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ मेरे भाइयों के लिए मैंने इसको छोड़ दिया है कुछ, फिर भी क्योंकि तुम मेरे पर ज्यादा गुस्सा करो बाद में, मैं इसको छोड़ रहा हूं। ये स्पेशली ये मेरे बेस्ट फ्रेंड के लिए है, जो मेरे बेस्ट फ्रेंड अभी इस क्लास में बनते हुए जा रहे हैं, जो बिल्कुल मेरी तरह हैं, जिनको कम, एकदम मेरी तरह, जिनको कम समझ में आता है, मेरे बेस्ट फ्रेंड के लिए ये मैंने इनके लिए दे दिया है बेटा। बाकी सब इसको डिलीट कर देना, सिर्फ मेरे बेस्ट फ्रेंड के लिए खास तोहफा है मेरी तरफ से, वही रखेगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। सर इतना समझ में आ गया बेटा आपको? तो इसका मतलब ये हुआ सर, ये मतलब हुआ इसका कि हमारे पास में जो कंबाइंड तीन चीजें अभी तक हमने निकाली। पहली बात सर 4/7 3/7 आ गया, टेंसाइल फोर्स आ गया, सर आपको कंप्रेसिव फोर्स समझ में आ गया, और ये भी समझ में आ गया कि कंप्रेसिव फोर्स लगेगा कहां पर। क्या कह रहा हूं, कंप्रेसिव फोर्स आपके पास में लगेगा कहां पर। हाँ बेटा, जहां पे टफ होता है ना, मैं वहां पे पूरा ज्यादा ध्यान देता हूं, पूरा ज्यादा और मजाक करता हूं, क्योंकि वो याद रहे। अब एक क्वेश्चन है मेरे पास में, एक सवाल है आप लोगों के लिए, चलो आओ सवाल सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन है बेटा एसएससी जेईई 2024 का, क्या है पहले तो लिख देता हूं, एसएससी जेईई 2024 का। और भाई जब एसएससी जेईई की बात आ गई तो इसको इज्जत तो देनी पड़ेगी, दिल बनाने पड़ेंगे इस बार एसएससी जेईई के लिए। क्वेश्चन आया बेटा, क्वेश्चन आया कि द डेप्थ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ compressive force, distance of compressive force in a singly reinforcement beam from neutral axis in stress block diagram। ऐसा कुछ क्वेश्चन था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं रहता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इसको ऐसा। ठीक है सर, आपके पास ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन है 0.42 टाइम्स ऑफ एक्स यू, बी ऑप्शन है 0.58 टाइम्स ऑफ एक्स यू, सी ऑप्शन है 0.49 टाइम्स ऑफ एक्स यू, डी ऑप्शन है 0.75 टाइम्स ऑफ एक्स यू। लो भाई साहब 45 सेकंड का समय, क्वेश्चन का आंसर बताइए। बताएं, क्वेश्चन का आंसर बताएं। एसएससी जेईई 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। सच्चाई बता रहे थे तुमको, तुम्हारी जो है, तुम्हारी सच्चाई आज तुमको दिखा दी जाती है। देखो मैं प्रेडिक्शन करना जानता हूं, तुमको पता है मैंने सिविल इंजीनियरिंग के साथ साथ, मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने सिविल इंजीनियरिंग के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी का भी कोर्स करके आया हूं। इस कारण से मैं तुमको ये बता सकता हूं कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देने वाले बच्चों की जो संख्या है वो 50% के आसपास ही रहेगी, ये नहीं जाने वाली है 100%। तुम सोच रहे होगे अरे सर क्या पूछा है आपने, आप तो सर बिल्कुल ही, हमको ऐसा लग रहा है आपका जो पेच वेच है ढीला वीला हो गया, लग रहा है कि आप घर बुलाए हो अपने पेच को, है ना, इसीलिए सर आप तो मतलब लग रहा है कि आपके अंदर दिमाग की कमी लग रही है। आज कहीं आपने कुछ ऐसा पदार्थ खा लिया है जो आपको ठीक संतुलन में नहीं रख पा रहा है, इसीलिए इसका जो आंसर है वो सर आपने फालतू में पूछ लिया है। देखो इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चे, इसका आंसर होगा बी। क्या होगा? बी। आपने क्या आंसर दिया है? ए। बी वाले देखते हैं। वाओ नाइस, बहुत ही बढ़िया। शर्म तो नहीं आ रही होगी? काहे की शर्म सर? हमें किस बात की शर्म? हमने क्या कहा था कि 50% बच्चा भी इस क्वेश्चन का आंसर सही नहीं देगा। इसी कारण से
एसएससी जेई के अंदर तुम्हारा एक नंबर नहीं कटा, 1.25 नंबर कटे, क्योंकि तुम्हारा भेजा काम थोड़ी ना करता है। अब तुम बताओ पेज किसका ढीला, मी और यू? कैसे? एक शब्द पढ़ना बहुत जरूरी था। लिखा हुआ है सर, एक सिंगली रेनफोर्समेंट बीम में कंप्रेसिव फोर्स की डिस्टेंस बताइए। कहां से सर? ये पढ़िए, कहां से बताइए, कहां से बताइए? न्यूट्रल एक्सिस से बताइए, स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम के अंदर। आओ जरा डायग्राम में आते हैं। न्यूट्रल एक्सिस कौन सी है सर? ये है सर। अच्छा सर, ये क्या है सर? एक्सयू है। ये क्या है सर? कंप्रेसिव फोर्स है। ये डिस्टेंस कितनी है सर? 0.42 एक्सयू। तो ये डिस्टेंस कितनी बची सर? ये वाली डिस्टेंस, ये कितनी बची सर यहां से यहां तक की? सर एक्सयू में से माइनस कर दो 0.42 टाइम्स ऑफ एक्सयू। क्या आंसर आया सर? 0.58 टाइम्स ऑफ एक्सयू आया। आया? वाह सर, ऐसे करना था। पर सर क्या करें, अब तो चिड़िया खेत चुक चुकी है, पूरा हो चुका है, अब हो लिया हमारा काम। आंसर देखते हैं, सॉल्यूशन भी बता देते हैं। अब तुम भूलोगे नहीं इस क्वेश्चन को कभी भी। आ गया तो 4 बार देखोगे, 4 बार पढ़ो। न्यूट्रल एक्सिस, आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर, फिर बोलोगे हाँ यार सर ने चमकाया तो था, हाँ मैं क्लास में इस वाले पॉइंट के ऊपर। अब गलत नहीं करेंगे। आंसर क्या है बेटा? सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन आएगा कि डिस्टेंस, देखो जैसे ये वाला डायग्राम है आपके पास में, ये रहा डायग्राम, ठीक है। अब इस डायग्राम में ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है, ये फोर्स आपका सी फोर्स है, और ये वाली डिस्टेंस 0.42 टाइम्स ऑफ एक्सयू है, और ये डिस्टेंस आपके पास में एक्सयू है। तो आपको निकालनी है ये वाली डिस्टेंस। सर ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? इसको मैं P बोल देता हूं। तो यहां पर P आपके पास क्या बनेगा? P इज इक्वल्स टू एक्सयू माइनस 0.42 टाइम्स ऑफ एक्सयू, एंड द P इज इक्वल्स टू 0.58 टाइम्स ऑफ एक्सयू। हो गया? गलत तो नहीं करेंगे अब? वैसे करना नहीं चाहिए तुमको, पर फिर भी क्या पता, कर दो, है ना। चलो यहां तक क्वेश्चन समझ में आए, काफी बढ़िया से हमने एक्सप्लेन किया, एक एक चीज को अच्छे से बताने की कोशिश करी। अब आती है सर, हम जो इतनी देर से बात कर रहे हैं, अब तुमको समझ में आ रहा है कि हम डायरेक्ट एनालिसिस करते तो हमें कुछ पल्ले नहीं पड़ता। अब अगला पॉइंट सुनेंगे, जैसा मैंने कहा जहां पे मैं ये लगा दूं हैज, समझ लो नई चीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अगला एक पॉइंट आता है आपके पास में, दैट इज द एक्चुअल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। क्या है सर? एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है सर? एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आपने बता तो दी सर, लेकिन बेटा इसकी वैल्यू कहां बताई? एक्सयू को बोलते हैं एक्चुअल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है सर, बताइए इसके बारे में, सुन ही लेते हैं। अब अपनी बात कर ही लिया आपने तो। देखो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जब निकाली जाती तो पहली बात तो ये कि इसका मतलब क्या है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की डेफिनेशन क्या है। तो लिखेंगे दिस इज एन एक्सिस, दिस इज एन एक्सिस, ये एक ऐसी एक्सिस या ऐसा अक्ष होता है, दिस इज एन एक्सिस वेयर नाइदर compressive nor tensile force or stresses occur, nor tensile force occurs। मतलब एक ऐसी जगह जहां पर ना तो कंप्रेसिव और ना ही टेंसाइल फोर्स अकर करते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज द न्यूट्रल एक्सिस। और ऐसा पहले भी तो बोला था कि ऐसी एक्सिस जहां पर ना तो कंप्रेसिव फोर्स अकर करते हो और ना ही टेंसाइल फोर्स अकर करते हो, उस जगह को न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं। तो भाई हो सकता है ऐसा हुआ हो कि कंप्रेसिव फोर्स टेंसाइल फोर्स के बराबर हो गए हो, इसलिए वो कैंसिल हो गए हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो यहां पे सिंपली अगर मुझे कैलकुलेट करना है किसको बेटा? द वैल्यू ऑफ द एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को, तो हम क्या करते हैं, जो आपका कंप्रेसिव फोर्स होते हैं ना, इसको कैलकुलेट करने के लिए कंप्रेसिव फोर्स को बराबर कर देते हैं टेंसाइल फोर्स के। याद रखिएगा इस पॉइंट का, कंप्रेसिव फोर्स को टेंसाइल फोर्स के बराबर कर देंगे। भाई देखो कोई भी दो चीज कब कैंसिल होती है? जैसे 10 ऊपर है 10 नीचे, 10 से 10 कैंसिल। कोई 20 रुपए तुम घर से लेके गए, 20 रुपए का टूथपेस्ट आया तो 20 से 20 कैंसिल, 20 रुपए का टूथपेस्ट लेके आ गए, ठीक है। मतलब 20 के 20 बराबर, 10 से 10 बराबर। सेम ऐसे ही जब कंप्रेसिव फोर्स टेंसाइल फोर्स के बराबर हो गए होंगे तभी तो हम लोग यहाँ पे पहुंचे होंगे न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर, जो बीच में मैं लाइन बना रहा हूं बार बार पिंक कलर से। चलिए अब कंप्रेसिव फोर्स तो हमको सर आ चुका है, आपने बता ही दिया। अब जब भी कभी कंप्रेसिव फोर्स की बात आएगी तो हम रिजल्टेंट कंप्रेसिव फोर्स की बात करेंगे। इट मींस 0.36
36 FCK इंटू बी डॉट एक्स यू एंड दैट इज इक्वल्स टू 0.87 टाइम्स ऑफ एफ वाई इंटू ए एस टी। ठीक है बात है? यस सर। यहां से हमें क्या चाहिए? हमको तो चाहिए सर एक्स यू, ये हमारा टारगेट है, तो एक्स यू निकालिए। एक्स यू क्या आता है? 0.87 टाइम्स ऑफ एफ वाई इंटू ए एस टी अपॉन 0.36 इंटू एफ सी के इंटू बी। ये आपके पास में क्या है? दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्स यू। ये आपकी एक्स यू की वैल्यू है भैया। हो गया काम? हाँ सर हो गया काम। इस पे दिल बना दें बढ़िया से। हो गया। अब जहां जहां मैंने ये चीजें करी पहले मैं दिल बना लूं, मेरे को दिल बनाने की बड़ी इच्छा हो रही है। 1 बना दिया, 2 बना दिए, 3 बना दिया, उसके बाद में 4 बना दिया, उसके बाद 5 बना दिया, और ये तो दिल है ही तुम्हारे, और ये वाला 6 बना दिया। ये सारी चीजें काम आएंगे हमारे। क्या तुमको बात समझ में आई? यहां से एक छोटा सा इंपॉर्टेंट नोट जरूर बन जाता है जिसको हम कंक्लूजन भी कह सकते हैं। हेयर वी कैन सी, हम क्या देख सकते हैं कि सर जो एक्स यू है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द स्टील यानी कि एएसटी। यहां पे जो आपके पास में एक्स यू है, ये एक्स यू आपका एएसटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसा है बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एएसटी के। ठीक बात है। इसके बाद में यहां पर इस जगह पर हम लोग कहेंगे कि भाई साहब अब एक्स यू इज प्रोपोर्शनल टू एएसटी है, एक्स यू इज प्रोपोर्शनल टू एएसटी। इसका मतलब इसका कंक्लूजन क्या मैं ये लिख सकता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है और क्वेश्चन मिल जाएगा तुमको बेटा एग्जाम के अंदर। इसीलिए कंक्लूजन से तो हर बार क्वेश्चन मिलेगा, मतलब आया हुआ क्वेश्चन मिलेगा। एज वी इंक्रीज, जैसे जैसे हम लोग किसी भी एक बीम के अंदर, हमारी बीम के अंदर एज वी इंक्रीज एरिया ऑफ द स्टील, जैसे जैसे हम लोग एरिया ऑफ द स्टील को बढ़ाएंगे, द डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस विल ऑल्सो इंक्रीज। द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस या एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कुछ भी बोल सकते हैं, न्यूट्रल एक्सिस एक्स यू विल ऑल्सो इंक्रीज। तो ये भी क्या होगी? ये भी आपकी इंक्रीज होगी भाई, ये आपकी इंक्रीज हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? यस सर बिल्कुल इंक्रीज होगी। तो ये हो गया आपके पास में कंक्लूजन। क्या निकला बेटा? ये आपके पास में कंक्लूजन निकला कंक्लूजन। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। हाँ एक बच्चा कह रहा है हाय सर, हाय आज मेरा पहली लाइव क्लास है। तुम्हारी पहली लाइव क्लास है इसीलिए तो तुम आगे आगे भाग रहे हो, है ना। 0.36 एफसी के b.x तुमने पहले ही डाल दिया चैट बॉक्स के अंदर, तभी तो तुम आगे आगे भाग रहे हो। जब तुमको नहीं आएगा तो तुम पीछे पीछे बैठे रहोगे। इसीलिए स्लो एंड स्टडी चलो, मजा लो क्लास का, है ना। एंजॉय करो क्लास को, सीखो क्लास के अंदर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक और पॉइंट है हमारे पास में, दैट इज द, अब देखो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस भी समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास में सर लीवर आर्म क्या होता है। लीवर आर्म और सीखते हैं सर। देखिए सर क्या है लीवर आर्म, कितने सारे अच्छे अच्छे नाम आपको मैं बता रहा हूं और एक एक चीज को हम पढ़ते हुए जा रहे हैं। तो सर हमको अब ये भी पता चल गया कि एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो हम लोग इतनी देर से इस वैल्यू के बारे में बात कर रहे थे, ये कैसे निकल के आई? ये निकल के आई जब आपने टेंसाइल फोर्स को इस कंबाइंड कंप्रेसिव फोर्स के बराबर कर दिया, तब आपके पास ये वाली वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है ना। चलिए अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास? लीवर आर्म है। अब लीवर आर्म क्या होता है इसमें आपको बता देता हूं। इन द बीम डिजाइनिंग, जब हम बीम डिजाइनिंग की बात करते हैं, इन बीम डिजाइनिंग the vertical distance between compressive and tensile forces, देखिए कंप्रेसिव और टेंसाइल फोर्सेस के बीच में ये जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है ना, इसी को हम लोग बीम डिजाइनिंग के अंदर लीवर आर्म कहते हैं। मतलब क्या है सर? देखिए मतलब ये है, ब्लू कलर के डायग्राम से लाइन से दिखाऊंगा। जैसे ये आपके पास, और मैं हमेशा बोल दिया अब मुझे C1 C2 से कोई लेना देना नहीं है, मेरा मेन फोकस है C पे, मतलब कंबाइंड कंप्रेसिव फोर्स पे। तो इसने कहा बीम डिजाइनिंग के अंदर कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स के बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है, इससे हम लोग कहते हैं लीवर आर्म। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि भैया इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि सर यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है ये आपके पास में कितनी है सर? दैट इज यहां से लेकर के और यहां तक की ये जो डिस्टेंस है सर, ये कितनी है आपके पास? स्मॉल डी है। देख सकते हैं आप लोग, यहां से लेकर यहां तक की नीली वाली लाइन तक की डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल डी। और ये वाली डिस्टेंस सर आपके पास में कितनी है? दिस डिस्टेंस इज 0. इसको एक काम करो, मैं छोटे से मैं यहीं लिख देता हूं यार, बार बार इतना दूर ले जाके दिखाना पड़ता है तुमको।
तो ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी है सर, ये डिस्टेंस है सर 0.42 टाइम्स ऑफ एक्स यू, है ना बेटा। तो ये डिस्टेंस है 0.42 एक्स यू और ये डिस्टेंस है डी। तो आप मुझे बताओ ये डिस्टेंस कितनी बची, ये बची डी माइनस 0.42 टाइम्स ऑफ एक्स यू, और ये हो गया आपका लीवर आर्म। क्या बनी वैल्यू सिंगली रेनफोर्समेंट बीम के लिए। अब डबली सिंगली की बात करूं तो सिंगली की लिखेंगे हम लोग, फॉर सिंगली रेनफोर्समेंट बीम, सिंगली रेनफोर्समेंट बीम के लिए हमारे पास में जो लीवर आर्म की वैल्यू बनी, लीवर आर्म, इसे हम या एल ए से भी शो करते हैं बेटा, इसको एल ए, लॉस एंजलस नहीं बेटा, एल ए मतलब लीवर आर्म, एल ए इज इक्वल्स टू डी माइनस 0.42 टाइम्स ऑफ एक्स यू। ठीक है सर, एक और नई चीज आ गई, इस पे बनाएंगे बढ़िया सा एक ये और साथ में दिल, ये तो जरूरी है। क्या बात है, हो गया क्लियर। अब हम लोग एक चीज बता देते हैं और यह है आपके लिए फ्री का ज्ञान। कैसा ज्ञान है, फ्री का। तो फ्री का है तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, फ्री का लपेटने में तो इंडियंस माहिर हैं, तो फ्री का ज्ञान तो सर कितना भी दे दो, भंडारे की तरह लपेट लेंगे इसको। चलो अब इसमें हम लोग समझते हैं क्या है ये फ्री का ज्ञान। फ्री का ज्ञान में मैं लिख भी नहीं पा रहा हूं, यह है भाई साहब फ्री का ज्ञान। फ्री का ज्ञान यह है बेटा कि सिंगली रेनफोर्समेंट जो बीम होती है, सिंगली रेनफोर्समेंट बीम में और डबली रेनफोर्समेंट बीम में, ये जरूरी है आपको जान लेना। सिंगली में सिंगल से याद रखो, सिंगल से याद रख लो एक लीवर आर्म। कितने लीवर आर्म होते हैं इसमें, एक लीवर आर्म होता है, एक लीवर आर्म। और डबली रेनफोर्समेंट बीम के अंदर सर दो लीवर आर्म होते हैं। कैसे लीवर आर्म होते हैं, दो लीवर आर्म होते हैं, ध्यान रखना है आपको। हाँ क्लियर हो गया बेटा। फ्री का ज्ञान ये है, सिंगली रेनफोर्समेंट बीम में एक लीवर आर्म होता है, जबकि डबली रेनफोर्समेंट बीम के अंदर दो लीवर आर्म है। कितने, दो। अब कहानी आती है सर आगे, सुनिए, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी और भी चलेगा और खत्म, इसको और करते हैं। अब तुम ये सोच रहे होगे सर आईएएस कोड कब पढ़ाओगे सर। देखो बेटा ये सब कहानी आईएएस कोड से ही चल रही है, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बताता हूं। देखो तुमको एक मस्त चीज दिखाता हूं, तुम बोलोगे सर ये यहां पे लिखा था, हमने तो आज तक पढ़ा ही नहीं किसके बारे में। देखो बेटा जब आप क्लॉज नंबर 23 पे जाओगे ना, क्लॉज नंबर 23 पे, तो क्लॉज नंबर 23 पे इफेक्टिव डेप्थ तक की डेफिनेशन लिखी हुई है। देखो क्या लिखा है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम इज द डिस्टेंस बिटवीन द centroid of the area of the tension reinforcement and the maximum compression fiber excluding the thickness of the finishing material not। इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेन चीज पढ़ लो, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, ये हो गई। और यही तो होती थी, देखो बेटा ये आपको याद होगा कि सर ये बीम है, अब इस बीम का ये क्रॉस सेक्शन है, ये इसका मान लो कंप्रेशन साइड, ये टेंशन साइड, ये आपके बार्स, बार्स के सेंटर तक की डिस्टेंस ये आपके पास में ओवरऑल डेप्थ, और ये आपके पास में यहां से यहां तक सर दिस इज द स्मॉल डी। अब स्मॉल डी क्या हुआ, देखो इसने लिखा इफेक्टिव डेप्थ इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रॉइड ऑफ एरिया ऑफ द टेंशन रेनफोर्समेंट। जो टेंशन रेनफोर्समेंट इसका सेंट्रॉइड से लेकर के मैक्सिमम कंप्रेशन फाइबर, ये रहा कंप्रेशन फाइबर। तो मैक्सिमम कंप्रेशन फाइबर इसको बता देता हूं, ये क्या है, दिस इज द मैक्सिमम कंप्रेशन फाइबर, या इसको बोल दो आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर। ठीक है, एक ही बात है। और ये वाली डिस्टेंस क्या है आपके पास, ये लाइन कौन सी है, दिस इज द सीजी ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट, सीजी ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट। जो स्टील रेनफोर्समेंट है इसका सीजी आपके पास में ये है, इनके बीच की डिस्टेंस को हम स्मॉल डी के नाम से जानेंगे। क्लियर हो गया। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखो ये ऐसा नहीं कि सिर्फ यही, इसके अलावा तुमने जो ये पढ़ा था, कहां गया वो, अरे ये रहा, अभी तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा कि डेप्थ ऑफ द सेंटर ऑफ द कंप्रेसिव फोर्स फ्रॉम द एक्सट्रीम फाइबर इन द कंप्रेशन। तो ये 0.42 टाइम्स ऑफ एक्स यू पढ़ा था तुमने, ये देखो ये लिखा हुआ। अभी तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा था एरिया ऑफ द स्ट्रेस ब्लॉक 0.36 एफसीके इनटू बी डॉट एक्स यू। ध्यान रखिएगा आपको इस फॉर्मूले में कहीं भी बी नहीं दिखाई दे रहा होगा, उसका एक रीजन है जो आपको मैं बाद में बताऊंगा। यहां पे तुम ये मत समझना कि सर ने गलत पढ़ा दिया है कि सर ये तो 0.36 एफसीके बी डॉट एक्स यू लिखाया था आपने, तो हमें, मैंने यहाँ पे बी क्यों नहीं इस्तेमाल किया वो आपको आगे बताया जाएगा। ठीक है, एक और बात, जैसे बताया कि कंबाइंड कंप्रेसिव फोर्स ये एक्सयू होता है और ये डिस्टेंस यहाँ पे लगी हुई है एफसीके एक्सयू। एक्सयू आपके पास डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस है और एफसीके कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट है। ये सारी बातें बेटा आईएएस कोड से ही चल रही है, मैं अपनी तरफ से कुछ भी तुमको नहीं बता रहा हूं अभी तक। ठीक है, सब कुछ आईएएस कोड ही बता रहा है, बस उसको मैं लिखाने का तरीका आपके लिए मेरा थोड़ा अच्छा है, जिससे कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। अब आते हैं, अभी खत्म नहीं हुआ हमारा मसाला, अभी तो हमने प्याज, कांदे और क्या बोलते हैं उसको, टमाटर,
शिमला मिर्ची ये सब खरीदा है। असली मेन चीज की बात अब आएगी और वो है आपका पनीर। तो आपने देखा पहले वाले सेक्शन में, देखो यहां पे जो जो चीजें मैंने हैज बनाए एक चीज, वहां पे दूसरी चीज हमने निकाली, क्या क्या निकाला है वो आपको सब समझ में आ रहा है। यहां से हमने तीसरी चीज लोकेशन निकाली, इस पे हाईलाइट करना भूल गया ब्लू कलर से, जहां जहां मैंने ब्लू कलर की लाइन से हाईलाइट किया हुआ है समझ लो वहां हम लोग ये बता रहे हैं कि हम नया पॉइंट कैलकुलेट कर रहे हैं, नई चीज को निकालना सीख रहे हैं। ठीक है, ये आपके पास बनाया। देन उसके बाद ये सीखने के बाद वहां पे एक इंपॉर्टेंट नोट था। देन उसके बाद ये रहा एक्चुअल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, और उसके बाद लीवर आर्म। अब हम लोग आते हैं एक और नई चीज के ऊपर। अगला पॉइंट क्या है सर, एक नया नाम आपको मैं बता रहा हूं, दैट इज द क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। क्या नाम है सर, दैट इज द क्रिटिकल बैलेंस या लिमिटिंग डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। तीन नाम है इसके, क्या नाम है, कई सारे बच्चों ने इसको अलग अलग नामों से पढ़ा होता है, क्रिटिकल या फिर लिमिटिंग या फिर क्रिटिकल लिमिटिंग या फिर बोलते हैं मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस। मैक्सिमम की जगह बैलेंस वर्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं, बैलेंस डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। बैलेंस मैक्सिमम भी होता है, कोई लिखना चाहे तो बैलेंस, ऐसा नहीं कि सर ने गलत बता दिया क्या, क्रिटिकल लिमिटिंग बैलेंस या मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, कुछ भी लिख दीजिए। अब सर इसके नाम भी लिखने पड़ेंगे फिर तो, हाँ बिल्कुल लिखने पड़ेंगे, तो इनके नाम यहाँ नीचे लिख देता हूं। जैसे क्रिटिकल है इनके लिए, ओहो कौन है ये, अरे शांत हो जा भाई, ये 4/4 कौन सा है, रुको रुको जरा, अरे बहुत जिम्मेदारियां हैं मेरे ऊपर, ये कौन है, हेलो हेलो, हाँ जी, हम्म, अच्छा ठीक है, तो झूठ मतलब ये सच में बोलना है, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। हाँ भाई, एक अच्छी न्यूज बता देता हूँ, अच्छी न्यूज, गुड न्यूज कई की बार आ जाती है। कल एक इवेंट है आपको, नहीं कल नहीं, परसों एक इवेंट है आपको पता होगा, निर्माण 2025। जैसे आपको देखा होगा कि अपना विश्वास दिवस होता है, वीडी, जो कि सबसे बड़ा एजुकेशन फेस्टिवल है पूरे इंडिया का। 1 लाख से भी ज्यादा लोग या 2 लाख के आसपास बच्चे लाइव देखते हैं उसको, और बहुत बड़े एक ऑडिटोरियम्स में होता है। ऐसे ही हर बार बच्चे बोलते हैं सर इंजीनियरिंग वाले सेक्शन को बड़ा छोटा रख दिया जाता है। इंजीनियरिंग सेगमेंट के लिए इंडिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल सेलिब्रेट हम लोग करेंगे, जो आपका परसों यानी कि 8 तारीख को आईआईटी दिल्ली के अंदर होने वाला है। उसमें मैं भी आपको देखूंगा, दिखी जाऊंगा कहीं ना कहीं कोने में, देख लेना मेरे को, ठीक है। खैर मेन स्टेज पे जरूर मिलूंगा आपको मैं, तो आप लोग मुझे देख सकते हैं, हमारी पूरी टीम गेट और एजे की पूरी टीम आएगी और हम वो लोग वहां से मिलेंगे। तो अभी मुझे कंफर्मेशन हुआ कि सर आईआईटी दिल्ली में हम लोग कर रहे हैं उसको, तो आप लोग जो है आईआईटी दिल्ली वाले फील्ड जरूर लीजिएगा वहां पे। तो आप जो 8 बजे मेरा सेशन होगा ना, उसमें और भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, मस्त मस्त चीजें हैं, मजा आ जाएगा। मैं फुली एक्साइटेड हूँ। ब्लैक कलर की शर्ट मैंने खुद ने खरीदी है, एकदम चमकती हुई चमचमाती हुई शर्ट, आज ही मैं लेकर के आया हूँ ताकि मैं वहां पे एकदम और अच्छा दिखूं। ओके चलिए, सबने अपनी अपनी वॉल्यूम बढ़ा दी सुनने के लिए अब ऐसा कुछ नहीं था। हाँ चलो अब आगे आ जाओ भाई। तो मैंने आपको कहा इसके कई सारे नाम हैं, एक्सयू लिमिटिंग, इसके अलावा एक्सयू बैलेंस, इसके अलावा देखो ऐसे लिखते हैं इसको, एक्सयू पूरा लिख दो और लिमिटिंग नीचे लिख दिया, एक्सयू लिमिटिंग। कई बार इसको एक्सयू बैलेंस के नाम से भी जानते हैं, कई जगह पे इसको एक्सयू मैक्स के नाम से भी जानते हैं। तो इसके कई सारे नाम है बेटा, क्या कह रहा हूं, इसके कई सारे नाम है, तो इसकी आप टेंशन मत लीजिएगा। ओके चलो अब इसको देखते हैं एक बार। पहली बात तो हमने लिख दिया यहाँ पे क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, या उसको लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस बोल दो, इसको बैलेंस न्यूट्रल एक्सिस बोल दो। देखो ये थोड़ा सा हो सकता है आपको इसके लैंग्वेज वाइज इतना कम समझ में, इतना सा बस, लेकिन क्यों, क्योंकि हम इसको आगे और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इस वजह से। तो फिलहाल जितना बताऊं उतना ही समझिएगा। एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। डिजाइनिंग के लिए, फॉर डिजाइनिंग, डिजाइनिंग के लिए हम फॉर डिजाइनिंग वी ऑलवेज यूज, एक चीज मैं आपको बोल रहा हूं और एक बार कमेंट सेक्शन में आप सभी इस बात को लिखेंगे जो मैं भी बोलने वाला हूं, वी ऑलवेज यूज बैलेंस सेक्शन। चलिए अब कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, कमेंट सेक्शन में एक चीज लिखेंगे डिजाइन बराबर बैलेंस सेक्शन, या डिजाइन बराबर बैलेंस, बस इतना सा।
डिजाइन बराबर बैलेंस, बेटा 8 बजे सब बताऊंगा, 8 बजे टेलीग्राम चैनल पे सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। आप लिखिए डिजाइन बराबर बैलेंस सेक्शन, डिजाइन बराबर बैलेंस, इतना लिखिए कमेंट सेक्शन के अंदर जल्दी से, डिजाइन बराबर बैलेंस लिखिए। और मैं क्या बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुन लीजिए। जब भी कभी हम लोग डिजाइनिंग करते हैं तो हमेशा बैलेंस सेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब तुम कहोगे सर आप तो सर अपने रास्ते से भटक गए, आप तो हमें एनालिसिस सिखा रहे हो। बेटा एनालिसिस ही सिखा रहा हूं, लेकिन एनालिसिस के बीच में एक छोटा सा पार्ट आ रहा है जिसमें मैं आपको ज्यादा अच्छे से याद कराने के लिए इसको लिखवा रहा हूं कि डिजाइनिंग के लिए हमेशा हम लोग बैलेंस सेक्शन का ही इस्तेमाल करते हैं। अरे टाइम हो गया क्या, 1 मिनट रुको, अरे तो बहुत टाइम है, ठीक है। हम लोग हमेशा बैलेंस सेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। डिजाइनिंग के लिए हमेशा हम लोग बैलेंस सेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब पॉइंट आता है सर, एक्चुअल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस तो आपने हमें समझाया, बट ये क्रिटिकल या बैलेंसिंग या लिमिटिंग डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है सर, ये समझाते हैं। पहले लिख दूं फिर समझ में आएगा। लिखेंगे इट इज द डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, डेप्थ ऑफ, इट इज द डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस of a section where steel and concrete fail simultaneously, साइमल्टेनियसली के आसान शब्द इस्तेमाल कर दो, हिंदी मीडियम वाला को भी समझ में आएगा। फेल्स एट सेम टाइम। इसने बताया कि भाई बैलेंस सेक्शन का मतलब क्या है, पहले तो ये समझिए। देखो बैलेंस सेक्शन का मतलब अभी से आप ये समझ लीजिए, एक ऐसा सेक्शन जहां पर स्टील और कंक्रीट एक साथ फेल हो, जहां पर स्टील और कंक्रीट एक साथ फेल हो उसे हम लोग बैलेंस सेक्शन बोलते हैं। और ऐसे सेक्शन की न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ को हम बोलेंगे क्रिटिकल या मैक्सिमम या बैलेंस या फिर लिमिटिंग डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस बोलेंगे। बात थोड़ी सी समझिएगा, मैंने क्या बोला था, थोड़ा थोड़ा टाइम दोगे अटेंटिव हो जाएगी। जब मैं कुछ बोला करूं ना कि ये थोड़ा सा टफ है तो आपने कान एकदम खड़े कर लिया करो कि सर क्या बोलने वाले हैं, अब इसको हमें ध्यान से सुनना है। आसान चीजें तो सबको समझ में आएंगी, लेकिन जो टफ चीजों को समझ गया वही पार करेगा इस एग्जाम को या क्लियर करेगा इस एग्जाम को, ठीक है। तो क्या लिखा मैंने, आपने बताया सर हमको अभी कि भैया देखो ये जो आपका ये बैलेंस सेक्शन जो होता है एक ऐसा सेक्शन होता है जहां पर स्टील और कंक्रीट दोनों एक साथ फेल होती हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं दैट इज द बैलेंस सेक्शन। और उसी बैलेंस सेक्शन के जो डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस है उसको बोलते हैं क्रिटिकल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। और सर हम बैलेंस सेक्शन का ही इस्तेमाल हमेशा डिजाइनिंग के लिए करते हैं। ये मेरे आगे तक काम आता रहेगा, अगले 4-5 दिन तक, ठीक है। तो मैं वापस से क्या करता हूं, इस जगह पे एक डायग्राम बनाता हूं, वही वाला डायग्राम सर, वही वाला डायग्राम जो हमने अभी बनाया था थोड़ी देर पहले, स्ट्रेन का डायग्राम। तो देखते हैं एक बार, देखते हैं भाई एक बार। तो मैंने एक स्ट्रेन का डायग्राम बनाया, स्ट्रेन का डायग्राम है ये, ऐसा कुछ बवाल डायग्राम बनाऊंगा एकदम, तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा, वाह सर मजा ही आ गया। तो हमने बनाया कुछ ऐसा, अरे बिगड़ गया क्या, रुको रुको सुधारेंगे इसको, जाएगा कहाँ, हाँ इसको डिलीट कर देते हैं, नहीं ये देखो भाई बना दिया। अब बीच में बना देंगे एक क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, ये बना दिया, सॉरी क्रिटिकल नहीं, ये न्यूट्रल एक्सिस। तो पहले हम इसका नाम क्या बोल रहे थे सर, एक्सयू बोल रहे थे। अब हम इसका नाम एक्सयू लिमिटिंग रख देते हैं। क्या नाम रख देते हैं, कुछ भी बोल दो, एक्सयू लिमिटिंग, एक्सयू मैक्स, जो आपकी इच्छा करे वो बोल दो। साथ में हमें ये पता है कि सर यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस होती है स्ट्रेन तक की, सॉरी यहां तक की जो डिस्टेंस होती है सर, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अबे कौन है, अब मार खा लेगा कोई, है ना, मैं गुस्सा आ जाएगी फेंक दूंगा इसको, फोन को, डिस्टर्बेंस क्रिएट पसंद नहीं बिल्कुल भी। स्मॉल डी, और ये वाली जो डिस्टेंस है आपके पास ये क्या है, डी माइनस एक्स यू लिमिटिंग। भाई सीधी सी बात है, अगर ये एक्स लिमिटिंग है ये डी है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, डी माइनस एक्स यू लिमिटिंग होगी। करेक्ट बात है क्या, ये कितनी होगी, डी माइनस एक्स यू लिमिटिंग। ऊपर से सर यहां पे जो वैल्यू होती थी 0.0035 होती थी, और इस जगह पर जो डिस्टेंस होती थी ये आपके पास 0.002 प्लस 0.87 टाइम्स ऑफ Fy अपॉन ES हुआ करती थी, है ना।
यस सर। अब कोई बच्चा घबरा मत जाना कि सर ये आप 0.002 प्लस 0.87 एफ वाई अपॉन ई एस क्यों लिख रहे हो इसको? आपने तो हमें ये बताया था ना 0.002 प्लस एफ वाई अपॉन 1.15 ई एस, क्योंकि मेरे पास आते हैं, मेरी नींद उड़ा देते हैं, रात को 12-12 बजे मैसेज आते हैं और गलती से अगर मैं फोन चला रहा होता हूँ और मैं देखता हूँ तो मेरे होश उड़ जाते हैं, मेरे को कहीं डिस्प्ले लेके सोना पड़ता है कि यार भैया ये बच्चा तो कुछ तूफानी लग रहा है अपने को। तो मैं तुमको बता दूं, तूफान मचाओ मेरी जिंदगी में, डिस्प्रिन का खर्चा बढ़ाओ, उससे पहले ही 1/1.15 का आंसर 0.87 होता है। भैया ये मत करना बस, ठीक है, बता दिया तुमको। चलें आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट। तो ये हमें समझ में आया सर। अब हम क्या करते हैं, सिमिलर ट्रायंगल कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। क्या होता है सर सिमिलर ट्रायंगल कॉन्सेप्ट? देख रहे हो क्या सुंदर डायग्राम्स, क्या सुंदर कॉन्सेप्ट। तुम सोचो मैं पीडब्ल्यू के अंदर कम से कम 30 बार से भी ज्यादा आरसीसी पढ़ा चुका हूं, बट ऑल द टाइम आई यूज टू मेक द नोट्स मोर फार बेटर देन द प्रीवियस नोट्स। मैं क्यों बनाता हूं? क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई बच्चा जब मुझे देख के देखेगा यार टीचर जब बना रहा है इतनी मेहनत कर रहा है, मैं क्यों ना इतनी मेहनत करूं। और इससे फायदा होता है, ध्यान रखना, मैं लिख सकता हूं एक ही कलर के पेन से बहुत जल्दी जल्दी, बट मजा नहीं आएगा, मुझे खुद को संतुष्टि नहीं मिलेगी। और आपको संतुष्टि कब मिलेगी? जब आप नोट्स को खुद से बनाओगे, रिलैक्स फील होगा, नींद इतनी बढ़िया आएगी, और वापस से जब देखोगे यार क्या साफ लिखा मैंने, क्या मजा आया मुझे पढ़ने में, क्लियर क्लियर दिखेगा, मेरे हाथ से लिखा होगा यार मैंने यहां पे ये लिखा था, ये मुझे कितना बढ़िया समझ में आ रहा है। दैट्स वाई हम इन चीजों को करते हैं, ओके। और इसी वजह से तो इंजीनियर्स वाला की टीम फेमस है। आइए जरा आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास में, अब हम लोग यहां पे सिमिलर ट्रायंगल कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। आइए जरा सर, इसको मैं ओ बोल देता हूं, इसको मैं ए बोल देता हूं, इसको मैं बी बोल देता हूं, इसको मैं सी बोल देता हूं, इसको मैं डी बोल देता हूं। तो अब यहां पे क्या पाएगा? फ्रॉम द सिमिलर ट्रायंगल कॉन्सेप्ट, फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल कॉन्सेप्ट। अब सिमिलर ट्रायंगल कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है भैया? ये कहता है कि 0.0035 अपॉन XU लिमिटिंग इज इक्वल्स टू 0.002 प्लस 0.87 टाइम्स ऑफ FY अपॉन ES अपॉन D माइनस XU लिमिटिंग। क्या आएगा? D माइनस XU लिमिटिंग आएगा। अब इस जगह पर हमें क्या चाहिए? मैं लिख देता हूं ऑन फर्दर सॉल्विंग। अब तुम्हें ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना। क्यों नहीं डालना? क्योंकि ये तुम्हारा लेबर वाला काम तुम्हारा नहीं है। मैं तुमको बनाना चाहता हूं, बोलूं बुरा तो नहीं मान जाओगे, मैं तुमको बनाना चाहता हूं घोड़ा, ना कि तुमको गधा बनाना चाहता हूं। गधे करते हैं मजदूरी और हम बनेंगे एकदम रेस वाले घोड़े। तो इस वजह से मैं कहीं पे लिख दूं फर्दर सॉल्विंग, तो बीच में कोई टोकेगा नहीं कि सर ये फर्दर सॉल्विंग के बीच में 4 स्टेप जो आएंगे वो कौन बताएगा। तो मैंने क्या बोला है, तुमको क्या बनना है? रेस का घोड़ा बनना है, ना कि गधा और खच्चर बनना है। ये हम नहीं करेंगे। तो क्या लिखेंगे इसमें? डायरेक्ट आगे एक कहानी आएगी और वो कहानी सुन लीजिए ध्यान से। हम इसमें डायरेक्ट लिखते हैं ना फर्दर सॉल्विंग, मतलब फर्दर सॉल्व कौन करेगा सर? कोई नहीं करेगा। तुम्हें जो बता रहा हूं उतना करना है। एक्सयू लिमिटिंग का एक वैल्यू निकल के आएगी यहां से, क्योंकि हमें चाहिए क्या था? एक्सयू लिमिटिंग आएगी बेटा 700। ये देखो ये याद करने में कितना मजा आएगा। 700 बटे 1100, 700 अपॉन 1100 प्लस 700 अपॉन 1100 प्लस 0.87 टाइम्स ऑफ एफ वाई इंटू डी। आ गया, हो गया। अब इस जगह पर हमने इसको कर दिया सेट। यहां पर हम लिखते हैं वेयर, ये जो वैल्यू है ना बेटा 700 बटे 1100 प्लस 0.87 टाइम्स ऑफ एफ वाई, इसे बोलेंगे हम लोग के। क्या बोलेंगे? के बोलेंगे। और के क्या होता है? दिस इज द क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस कॉफिशिएंट। इसको बोलते हैं वेयर के इज, व्हाट इज द के? वेयर मैं लिखूंगा के इज द क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस कॉफिशिएंट, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस कॉफिशिएंट, इसको बोलेंगे क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस कॉफिशिएंट। वाह सर बहुत बढ़िया। हाँ, चने खाओ आरसीसी सीखो, ये तो मैंने सोचा नहीं था। चने खाओ आरसीसी सीखो, तुम कुछ भी खा के आरसीसी सीख सकते हो। तो घोड़े जो बनोगे आरसीसी के बनोगे। तुम घोड़े बन के तुमको रेस वेस में कोई पार्टिसिपेट नहीं करना है, तुम कुछ भी खा के आरसीसी सीख सकते हो। बाकी चने खा सकते हो, चने आर अलाउड। चलिए अब इसमें क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस का कॉफिशिएंट बोल देते के। तो फाइनली क्या मैं इस फॉर्मूले को लिख सकता हूं?
कि सर XU लिमिटिंग का एक फॉर्मूला बना एंड दैट इज इक्वल्स टू K इंटू डी। अब यहां पे दो बॉक्स के ऊपर मैं दो जगह पे बॉक्स बनाऊंगा। पहला आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा जिसमें K के बारे में आपको बताया गया है, ठीक है। दूसरा जो फॉर्मूले के ऊपर बॉक्स बनेगा वो ये बनेगा। तो यहां से हमें दो पॉइंट समझ में आए सर। पहली बात तो K की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछी जाती है, और दूसरा आपके पास KD भी एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है। यहां पे अब हमें ये समझना है कि इंपॉर्टेंट नोट एक डालना है, और इंपॉर्टेंट नोट डाल के इसमें लिखना है इंपॉर्टेंट नोट, और वो ये लिखना है कि भाई जो द वैल्यू ऑफ K डिपेंड ऑन, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन ग्रेड ऑफ स्टील ओनली, ग्रेड ऑफ स्टील ओनली। कैसे सर पता चला, देखिए आइए बताते हैं। यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे ये लिखा हुआ है माहौल बना रहा है सर, लंबी रेस के घोड़े बनेंगे कि शॉर्ट रेस के घोड़े बनेंगे, ये तो डिपेंड करेगा कि जिस रेस में तुमने भाग लिया है वो कितनी लंबी तुमने डिसाइड कर रखी है। एक होता है जिसने कोर्स तो ज्वाइन किया लेकिन सोचा अरे 2000 का ही तो कोर्स है, 2000 तो हम चाट पकौड़ी में उड़ा देते हैं सर, आपको क्या पता है हमारे पैसे के बारे में, हमारा बहुत मोटा पैसा है, हमारे पिताजी का जो है सिक्का चलता है, इतना पैसा है हमारे पास, 2000 रुपये से क्या है सर, शाम को समोसे में उड़ा जाते हैं हम। अगर ऐसा कोई सोचेगा तो उसकी रेस तो बहुत छोटी है। और लेकिन जो दूसरा बच्चा है जिसको 2000 रुपए की वैल्यू निकालना आता है, वो बेटा यहां से लंबी रेस जीतेगा, मतलब जिस एनर्जी से शुरू करा लास्ट तक उसी एनर्जी पे खत्म करेगा। के बच्चा कह रहा है के एफ वाई पे डिपेंड कर रहा है, बेटा के जो है वो एफ वाई का मतलब होता है ग्रेड ऑफ स्टील पे। तो यहां पे लिखा हुआ है देखो के की वैल्यू 700 कांस्टेंट, 1100 कांस्टेंट, मतलब वैल्यू क्या बनी, एफ वाई की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। तो लिखेंगे ग्रेड ऑफ स्टील के ऊपर डिपेंड करता है, एंड दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नोट मैंने लगाया ना बेटा, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। ओके चलिए अब एक काम करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं छोटे छोटे और इससे समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला पॉइंट मैं ले लेता हूं कि फॉर FE 250 के लिए क्या होगा, FE 250 के लिए हम लोग निकालेंगे के की वैल्यू। के की वैल्यू कितनी होगी, चलिए निकालते हैं। देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन देखेंगे इसका, एक के लिए कर देता हूं, बाकी के लिए मैं फॉर्मूला डायग्राम बना दूंगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन क्या आएगा आपके पास में, सॉल्यूशन आएगा कि फॉर FE 250 के लिए सर FY की वैल्यू होती है 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके अब हमको पता है कि K होता है 700 बटे 1100 प्लस 0.87 टाइम्स ऑफ FY, है ना, होता है। अब K की वैल्यू क्या बनेगी, 700 बटे 1100 प्लस 0.87 टाइम्स ऑफ इंटू 250 बनेगी। आंसर क्या आएगा आपके पास में, आंसर आएगा 0.53 आ गया। ओके सर, सेम ऐसे ही अगर आप लोग कोई भी ग्रेड के लिए वैल्यू निकालना चाहते हैं आराम से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई भी ग्रेड के लिए, FE 415 के लिए, FE 500 के लिए, जिसके लिए निकालना चाहें। तो इसी जगह पर एक इंपॉर्टेंट नोट डालते हैं, और ये इंपॉर्टेंट नोट काफी ज्यादा खास है। यहां से एग्जाम में बेटा SSC JEE 2024 के अंदर भी क्वेश्चन आया था, यहां से 2024 की बात करो, SSC JEE 2024 के अंदर भी यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें एक तरफ हम लोग लिखते हैं, एक तरफ आपके पास में आएगा द वैल्यू ऑफ ग्रेड ऑफ स्टील एक तरफ रहेगी, और दूसरी तरफ रहेगा द वैल्यू ऑफ XU लिमिटिंग। एक तरफ रहेगा आपके पास ग्रेड ऑफ स्टील और दूसरी तरफ रहेगा XU लिमिटिंग की वैल्यू। तो XU लिमिटिंग होता है आपके पास KD। तो सबसे पहले जब FE 250 के लिए बात करी, FE 415 के लिए बात करेंगे और FE 500 के लिए बात करेंगे। तो इसमें FE 250 के लिए वैल्यू हमने निकाली थी, K की वैल्यू 0.53 है, तो 0.53 इंटू D हो जाएगा। यहाँ 0.48 टाइम्स ऑफ D होता है और ये 0.46 टाइम्स ऑफ D होता है, ठीक है, निकाल दी वैल्यू। और इस जगह पर हम लोग यहां बना देंगे स्टार। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, इस जगह पे जब इतनी बात हमने करी है तो एक कंक्लूजन बता रहा हूं
कंक्लूजन या कह दो फ्री का ज्ञान। फ्री का ज्ञान ये है कि दीज वैल्यूज आर वैलिड, दीज वैल्यूज आर वैलिड फॉर सिंगली रेनफोर्समेंट या डबली रेनफोर्समेंट और फ्लैंज बीम्स। फ्लैंज बीम में टी बीम और टी और एल बीम ये सब आते हैं, ठीक है, आगे इनको पढ़ेंगे। टी बीम, एल बीम, सिंगली रेन, डबली, सबके लिए वैलिड होती है। एक चीज और, आपने एक चीज देखी होगी, इसका एक कंक्लूजन भी निकाला जा सकता है। कंक्लूजन ये कहता है कि विद द इंक्रीमेंट, या शॉर्ट में लिख देते हैं कि विद इंक्रीमेंट इन ग्रेड ऑफ स्टील, जैसे जैसे हम लोग ग्रेड ऑफ स्टील को बढ़ाते हैं, द वैल्यू ऑफ के डिक्रीजेस, के की वैल्यू डिक्रीज होती हुई चली जाती है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट को बढ़ाने पर, ग्रेड ऑफ स्टील को बढ़ाने पर वैल्यू ऑफ द के डिक्रीज होती हुई चली जाती है। ये वाला पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है सर। अच्छा सर, ये कहां लिखा हुआ है? आईएएस कोड में भी है क्या ये वाली बात? हाँ हाँ बिल्कुल है, क्यों नहीं है बेटा, सब कुछ है आईएएस कोड के अंदर। देखिए बेटा, ये रही वैल्यू, पढ़ेंगे एक बार, और हमने सारी वैल्यूज रखी हुई है, तो इसलिए आईएएस कोड मैं आपको हमेशा बोलता ही हूं कि आईएएस कोड में भी सारी वैल्यू लिखी हुई है। आप जाएंगे पेज नंबर वही 69 के आसपास आप लोगों को मिल जाएगा, 70 के आसपास, जहां पे लिखा हुआ है आईएएस कोड खोल के देख लो, आपको चाहिए तो 71 के आसपास मिल जाएगा। 71 पे या 70 या 71 पे, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस फॉर द डिफरेंट ग्रेड ऑफ द स्टील बेस्ड ऑन द अजम्पशन 38.1 के आधार पर आप लोगों को बताया गया है। 250 के लिए 0.53, 415 के लिए 0.48 और 500 के लिए 0.46 वैल्यू आपके सामने आप लोग देख सकते हैं, लिखा हुआ है इसमें, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमारे पास एक पॉइंट आता है, सबसे लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्या आएगा बेटा? नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास आएगा सबसे लास्ट में, अब आया हमारे पास मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो एक और हैज बनेगा और ये सबसे लास्ट पॉइंट है हमारा, इसमें बना देते हैं लास्ट हैज मतलब न्यू पॉइंट। यहां पे हमारा जो है गैस वैस का इंतजाम हो जाएगा, अब हम कढ़ाई पनीर बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका टॉपिक का नाम है बेटा, सबसे लास्ट में टॉपिक है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। आपको याद होगा शुरुआत में मैंने आप लोगों को ये कहा था कि हम लोग एनालिसिस के अंदर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे लास्ट में सारा कुछ इंतजाम करने के बाद मैंने आपको अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर पहुंचा ही दिया है। देखो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, भाई मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलो या मूवमेंट को सहन करने की ताकत बोलो, है ना, बीम की मूवमेंट को सहन करने की ताकत बोल दो। क्या मैं इसको ये कह सकता हूं इस शॉर्ट फॉर्म में, अगर इसकी मैं डेफिनेशन लिखूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, इट इज द कैपेसिटी, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बढ़िया सी डेफिनेशन लिखाता हूं मैं, इट इज द कैपेसिटी ऑफ अ बीम, ये किसी बीम की कैपेसिटी होती है, इट इज द कैपेसिटी ऑफ अ बीम की कैपेसिटी, जैसे मैंने बताया था ये मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो इट इज द कैपेसिटी ऑफ अ बीम टू रेजिस्ट द बेंडिंग मूवमेंट, किसको रेजिस्ट करने की? ये कहा है कि ये बीम की बेंडिंग मूवमेंट को रेजिस्ट करने की क्षमता होती है, और ये बेंडिंग मूवमेंट किस कारण से आ रहा है? एक्टिंग अपॉन द बीम ड्यू टू एक्सटर्नल लोड। अब इसको मतलब समझिए, हर चीज का देखो मतलब बताया कि एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या था और क्रिटिकल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस क्या था, इन सब की डेफिनेशन भी लिखाई, मतलब बताया, लिवर आर्म क्या होता है उसकी मतलब बताया, हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन दिया है, मतलब बताया है, वैल्यू बताई है, एक्सप्लेन किया है, कॉन्सेप्ट बताया, लिखाया है, और हर एक चीज को डायग्राम में भी बताया गया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज द कैपेसिटी ऑफ अ बीम, ये किसी भी बीम की कैपेसिटी होती है बेंडिंग मूवमेंट को रजिस्ट करने की, और वो बेंडिंग मूवमेंट किस कारण से आया? एक्सटर्नल लोड के कारण से। और आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहली बात तो ये डेफिनेशन बहुत जरूरी है आपको जानना, तो हमने पहले डेफिनेशन लिख दिया कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है। देखिए सिंपल सीधी बात बताता हूं, जैसे मान लो मेरी बीम है, अब ये मेरी जो बीम होगी ये किस चीज की बनी होगी? सर ये कंक्रीट की बनी हुई है और ये स्टील की बनी हुई है, इसका एक खुद का क्रॉस सेक्शन है, सुनना बात को ध्यान से, इसका एक क्रॉस सेक्शन है, और दूसरा पॉइंट इसका क्रॉस सेक्शन है, और साथ के साथ में इसमें कुछ स्टील के बार्स प्रोवाइड कराए गए होंगे। मैं ये बोल के चलता हूं कि भाई इसका 400 बाई 600 का क्रॉस सेक्शन है, इसमें M20 ग्रेड की कंक्रीट, Fe 415 ग्रेड की स्टील इस्तेमाल की गई है, और इसके अंदर स्टील कितनी इस्तेमाल की गई ये भी बता देता हूं। इसके अंदर स्टील इस्तेमाल की गई है, मान लो 4 सरिये 25 mm के इस्तेमाल किए गए, फॉर एग्जाम्पल 4 सरिये 25 mm के इस्तेमाल करें इसमें, ठीक है सर। तो हमने एक बीम तैयार कर दी। अब मैं ये कह रहा हूं इन सभी चीजों के कारण से
ये जो हमने डायमेंशन थी, इसका कंक्रीट की ग्रेड थी, भाई ये ग्रेड का मतलब क्या है कि कितनी बढ़िया क्वालिटी की कंक्रीट है। ग्रेड का मतलब ये है ना, इसका मतलब क्या है कितनी बढ़िया क्वालिटी की स्टील है, कितनी बेकार क्वालिटी की स्टील है। इसका मतलब यही है ना कि इसमें जितनी जरूरत थी उतनी स्टील हमने प्रोवाइड कराई है। तो इसके अंदर एक क्षमता डेवलप हुई होगी, इसके अंदर एक कैपेसिटी डेवलप हुई होगी, मतलब एक ताकत डेवलप हुई होगी इन सभी चीजों के कारण से। अब क्या हुआ, हमने इसको स्ट्रक्चर में लगा दिया। अब स्ट्रक्चर में लगाएंगे तो इसके ऊपर लोड आ रहा होगा, भाई स्लैब से लोड आएगा बीम के ऊपर। अब मान लो इसके ऊपर लोड आ रहा था W किलोन्यूटन पर मीटर का लोड आया। इसकी मूवमेंट को सहन करने की कैपेसिटी, मैं एग्जांपल के तौर पे मान लो इसकी मूवमेंट को सहन करने की कैपेसिटी, मैं जैसे कह रहा हूं MOR बोलते हैं इसको, MOR या MR बोल दो, MR मूवमेंट रेजिस्टेंस कैपेसिटी या MR मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मैं मान लेता हूं इसका 100 किलो न्यूटन इंटू मीटर होता है। पता है ना मूवमेंट की यूनिट किलो न्यूटन इंटू मीटर होती है। तो मूवमेंट को सहन करने की क्षमता, इसका मतलब है कि ये 100 किलो न्यूटन इंटू मीटर जब इसमें मूवमेंट आएगा तो उसको यहां तक वैल्यू को ये आराम से सहन कर लेगी। अब मैं मानता हूं इसके ऊपर एक W किलो न्यूटन पर मीटर का लोड आया और इसकी लेंथ कुछ L होगी। तो इसके कारण से एक्सटर्नल लोड के कारण से आने वाला जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा वो आपके पास कितना होता है, WL स्क्वायर अपॉन 8 होता है। अब आपको बताया था LSM है तो इसको हम WU करते हैं, फैक्टर लोड 1.5 से फैक्टर करते हैं, L को हम L इफेक्टिव बनाते हैं, वो आपको आगे बताऊंगा। तो WL स्क्वायर बाई 8 से वैल्यू निकालने पर इसकी वैल्यू आई 80 किलो न्यूटन इंटू मीटर। इसका मतलब ये हुआ सर, एक्सटर्नल लोड के कारण से हमारे बीम में बेंडिंग आ रही होगी, है ना, बेंडिंग आ रही होगी या बेंडिंग मोमेंट आ रहा होगा। तो ये कौन हुआ, ये हुआ भाई साहब आपको फेल करने वाली ताकत, फेल करने वाली ताकत। और ये है इस बीम की ताकत, मतलब ये हमारी बीम की बचाने वाली ताकत है। तो आप मुझे बताएंगे, एक क्वेश्चन का आंसर मुझे देंगे। मैं आपसे अगर ये कहूं कि भाई साहब टाइम कितना हो गया, अरे 2 मिनट है, जल्दी से सुन लीजिए। अगर बीम की खुद की ताकत या बचाने वाली ताकत अगर इस बीम के ऊपर एक्सटर्नल लोड के कारण से आने वाले बेंडिंग मूवमेंट से ज्यादा है, ये वाली वैल्यू बचाने वाली ताकत फेल करने वाली ताकत से ज्यादा है, तो हमारा बीम सेफ होगा कि फेल होगा, कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। क्या कह रहा हूं, अगर बीम में मूवमेंट को सहन करने की ताकत, हमारी बीम की जो क्षमता है वो इतनी है और बीम पर जो लोड आ रहा है, अब क्षमता किस कारण से डेवलप हुई, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ स्टील, कितनी स्टील डाली आपने, क्या क्रॉस सेक्शन एरिया था, इन सभी के कारण से एक ताकत डेवलप होगी मूवमेंट को सहन करने की। और ये आपके पास में एक्सटर्नल लोड के कारण से आने वाला बेंडिंग मूवमेंट है, मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट, जो इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा होगा। तो अगर फेल करने वाली ताकत आपके पास में कैसी हुई, कम हो गई इसके कंपैरिजन। मैंने मान लिया कि ये 80 है और ये 100 है, तो कैसा होगा, स्ट्रक्चर सेफ होगा। अगर ये हो गया 120 और ये रह गया 100, तो आंसर क्या आएगा, आंसर होगा फेल हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर कैसा होगा सर, स्ट्रक्चर आपका कमजोर हो जाएगा। क्या कमाल का एक्सप्लेनेशन है सर। अब बताओ, कोई कमी छोड़ी हो तुमको बताओ। यह चीज जो मैं रफली बताता हूं ना, वो आपके नॉलेज के लिए है, और जो फेयर लिखाता हूं उसमें भी ये सारी बातें लिखाई गई हैं। अब इस लाइन को पढ़ो, ये कह रहा है कि, अब उल्टा पढ़ लो, एक्सटर्नल लोड के कारण से बीम के ऊपर जो बेंडिंग मूवमेंट लग रहा है, एक्ट कर रहा है, उसके खिलाफ कितना ये रजिस्ट कर सकती है हमारी बीम, उसी कैपेसिटी को हम लोग मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। क्या बढ़िया एक्सप्लेनेशन हुआ भाई, आए बात समझ में। और मेरे हिसाब से ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो आप लोगों को इससे आगे नहीं समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को हर एक छोटे से छोटी बात मेरे हिसाब से समझ में आई होगी। ठीक है, अब एक बार कमेंट सेक्शन में भाई गजब का रिस्पॉन्स, भर भर के रिस्पॉन्स आना चाहिए अगर तुमको सीरियसली ये टॉपिक समझ में आए हैं तो। और बेटा यहां से तो कहानी चालू हुई, लेकिन अब तुमको एक बात समझ में आ गई होगी। मैंने आपको शुरू में ये बोला था कि मेरे साथ क्लास में सिर्फ आपको धैर्य रखना है। क्या है, हमने झूठ बोला था इस बात को? अब आ रहा है मजा। अब किसी को ये तो नहीं पूछना कि सर लिखें कि नहीं लिखें, सर इसमें डायग्राम्स ही डायग्राम्स हैं, सर आप तो लिखा हुआ बता रहे हो, सर करें। बेटा पूरी क्लास बता दीजिए, पूरी क्लास, एक भी सिंगल जगह ऐसी नहीं होगी जहां मैंने लिखाया नहीं है। मैंने बोला भी था, और साथ के साथ आईएएस कोड का पूरा पोस्टमार्टम चल रहा है। जब से हमने बीम डिजाइनिंग को पढ़ाना शुरू किया है, ईच एंड एवरीथिंग इज रिटन बाय हैंड, हर एक चीज को, और कहीं पर भी कोई कंजूसी नहीं है। ठीक है, कहीं पर कोई कंजूसी नहीं लिखने की, ना किसी चीज को बताने की, कोई कंजूसी नहीं। ईच एंड एवरीथिंग इज नीट एंड क्लीन इन फ्रंट ऑफ यू। मजा आ रहा है। अब एक बात है आप लोगों से, अभी 8 बजे 1 मिनट के बाद में हम टेलीग्राम चैनल पे लाइव आएंगे। जल्दी से मिलते हैं टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, चलो भाई। और एक बात और, हो सकता है
मंडे को आपकी क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिले, और रिकॉर्डेड फॉर्म में अगर क्लास मिली तो मैं आपको वो वाली क्लास प्रोवाइड कराऊंगा बेटा, वो वाली क्लास प्रोवाइड कराऊंगा जो आप कभी भी पढ़ सकते हैं। इस क्लास को हम लाइव ही पढ़ेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास नहीं, टेलीग्राम चैनल पे लाइव मिलेंगे जल्दी से। मैं अभी देखो लाइव ही जा रहा हूं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, धन्यवाद।